हेलो बच्चों, आपका फर्स्ट ग्रुप का एग्जाम अब कंप्लीट हो चुका है। हम सेकंड ग्रुप के एग्जाम दे रहे हैं और सेकंड ग्रुप में हमारे को बहुत सारी छुट्टियां मिली है ऑडिट के पेपर के लिए। बहुत सारी मतलब 3 दिन के क्लियर 3 डेज की आपको छुट्टियां मिली है बच्चों। सो लेट्स यूटिलाइज इट इन सच अ मैनर कि हम ऑडिट में 60 प्लस इंश्योर करेंगे ही करेंगे। 60 प्लस स्कोर करना है। तो बच्चों, मैं इस रिवीजन में हम 2 रिवीजन अपलोड करने वाले हैं। हमने पूरे कोर्स को 2 लेक्चर्स में बांटा है। पहले लेक्चर में हम बात करेंगे बच्चों चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 11। ये सारे चैप्टर बच्चों पुटिंग टुगेदर विल फैच यू मिनिमम 40 to 45 मार्क्स। इन सारे चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और क्वेश्चन है वो सब मैं क्विकली आपको रिवाइज करवाने वाला हूं बच्चों, विद ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, विद ऑल द ट्रिक्स टू रिमेंबर। तो चलो सबसे पहले आते हैं बच्चों चैप्टर नंबर 1 में। छोटा सा इत्तू सा चैप्टर है बच्चों, और इसमें से 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा आता ही है। क्योंकि आप अगर वेटेज ऑफ मार्क्स भी देखेंगे बच्चों जो ICAI ने दिया है, तो वहां पर इस चैप्टर का एक सेपरेट वेटेज दिया गया है। तो बच्चों फटाफट से आते हैं चैप्टर नंबर 1 में। चैप्टर नंबर 1 जिसका हमारा नाम है नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिटर। बच्चों इस चैप्टर में एक क्वेश्चन जो बार बार घुमा घुमा के अलग अलग तरह से पूछा जाता है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर। तो बच्चों ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर ओरिजिनली हम ऐसे 200 में दिया है ऐसे 200 में हमको ये दिया है। ऐसे 200 के बेसिस पर हम इसका आंसर करेंगे दैट एज पर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 200 auditor's objective is to obtain reasonable assurance that financial statements are free from material misstatement due to any fraud or error, and financial statements are prepared in accordance with AFRF, and we have to report on financial statement and compliance of SS। बच्चों ये बार बार अलग अलग तरह से पूछते हैं। कभी आपको एक केस देते हैं, बोलते हैं ऑडिटर ने रीजनेबल अश्योरेंस नहीं जुटाया, क्या करना है। हर केस में जहां पर भी आपको लगता है ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड बात है, ऐसे 200 का रेफरेंस लेकर ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर लिखेंगे और बताएंगे इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर टू कंप्लाई द सेम। एक क्वेश्चन और है बच्चों जो चैप्टर नंबर 1 से हम बात कर रहे हैं। अब हमें एक सेंटेंस दिया जा सकता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड नॉट मिसलीड ऑडिटर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड नॉट मिसलीड देन ऑडिटर टू इंश्योर सर्टेन एस्पेक्ट। क्या वो एस्पेक्ट हैं जो ऑडिटर इंश्योर करे इस बात के लिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीड ना हो। क्या क्या हो सकता है, बहुत सिंपल पॉइंट बच्चों। पहला, बुक्स ऑफ अकाउंट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैच होने चाहिए। बुक्स ऑफ अकाउंट में जो एंट्रीज हैं उनका प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए। ऑडिटर टू सी देयर इज नो ओमिशन। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी क्लियर एंड नॉट एम्बिग्यूशियस। सर जो अमाउंट है उनका क्लासिफिकेशन, उनका डिस्क्लोजर एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एज पर AFRF होना चाहिए। एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड शो ट्रू एंड फेयर व्यू। ये बच्चों एक सेंटेंस दिया जा सकता है हमें दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड नॉट मिसलीड। व्हाट आर द एस्पेक्ट ऑडिटर टू चेक, व्हाट आर द एस्पेक्ट ऑडिटर टू इंश्योर। तो ये 5-6 पॉइंट बच्चों हमारा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट कंसेप्ट पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट कंसेप्ट पर आते हैं इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। यहां पर बार बार 2 कंसेप्ट की ही हमने बात की है बच्चों। एक होता है हमारा प्रैक्टिकल लिमिटेशन, एक होता है हमारा लीगल लिमिटेशन अपार्ट फ्रॉम अदर इनहेरेंट लिमिटेशन। जैसे पहला हमारा है नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जहां हम कवर करते हैं बात। बच्चों मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं क्योंकि आपके पास बहुत समय कम है, इन 3 दिन को बहुत इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है, तो मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं बच्चों, इसीलिए कि आप जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा कवरेज कर पाएं। सो बच्चों इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट में पहला पॉइंट हमारा होता है नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जहां हम 3 पॉइंट की बात करते हैं, जजमेंट बाय मैनेजमेंट, सब्जेक्टिविटी इन डिसीजन एंड इंटरनल कंट्रोल जैसा डिजाइन किया था मे नॉट ऑपरेटिंग दैट मैनर। देन सेकंड हमारा आता है नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। बच्चों यहीं पर सबसे ज्यादा बार हमें पूछा जा रहा है दैट इज व्हाट आर द प्रैक्टिकल लिमिटेशन एंड व्हाट आर द लीगल
लिमिटेशन, प्रैक्टिकल लिमिटेशन की बात करें, ऑडिटर इज नॉट चेकिंग 100% ऑफ ट्रांजेक्शन, ये प्रैक्टिकल लिमिटेशन हो गया। सो ऑडिटर इज नॉट चेकिंग ऑल द ट्रांजेक्शन, दैट मीन्स 100% ट्रांजेक्शन, ये हमारा प्रैक्टिकल लिमिटेशन हो गया। लीगल लिमिटेशन, लीगल लिमिटेशन मीन्स सर मैनेजमेंट may not provide all the information and auditor is dependent on the information provided by management। क्या हम कोई लीगल एक्शन ले सकते हैं? नो, वी कैन ओनली रिपोर्ट सच थिंग। तो ये एक लीगल लिमिटेशन। एक और पॉइंट लिखेंगे लीगल लिमिटेशन में, ऑडिटर इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेटर, ऑडिटर इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेटर। तो बच्चों ऐसा ही क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशन, गिव एग्जांपल। तो हमने दोनों के एग्जांपल की बात कर ली। प्रैक्टिकल 100% चेक नहीं करते हैं, लीगल हम मैनेजमेंट के द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन पर डिपेंडेंट हैं, और हम ऑफिशियल इन्वेस्टिगेटर नहीं हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। नेक्स्ट हमारे पास आता है बच्चों इस चैप्टर के अंदर एक टॉपिक, दैट इज अश्योरेंस। अश्योरेंस, व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ अश्योरेंस। तो अश्योरेंस की डेफिनेशन से ही बच्चों ये एलिमेंट निकल जाएंगे। क्या क्या है सर? 3 पार्टी रिलेशनशिप है। कौन कौन 3 पार्टी है सर? ऑडिटर है, रिस्पॉन्सिबल पार्टी है, इंटेंडेड यूजर है। इट्स ए 3 पार्टी रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है सर? एक अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर है, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या कर रहे हैं सर? अगेंस्ट सुइटेबल क्राइटेरिया, जैसे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग AFRF, अगेंस्ट ए सुइटेबल क्राइटेरिया हम क्या करेंगे सर? हम सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस जुटाएंगे और उसके अकॉर्डिंग हम एक रिटन रिपोर्ट देंगे। दीज आर द एलिमेंट ऑफ अश्योरेंस। अश्योरेंस क्या होता है बच्चों? व्हेन एन इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर passes a greater degree of confidence to intended users against a criteria on a subject matter on behalf of responsible party। so इस definition से बच्चों हमारा ये question बन जाएगा, what are the elements or aspect of assurance। देन बच्चों एक ये डिफरेंस आप जरूर देख के जाइएगा बच्चों कि क्या डिफरेंस है ऑडिट में और क्या डिफरेंस है रिव्यू में। दैट इज द सेम थिंग, व्हाट इज द डिफरेंस इन रीजनेबल अश्योरेंस एंड व्हाट इज द डिफरेंस इन लिमिटेड अश्योरेंस। बच्चों लिमिटेड अश्योरेंस में हमारी जो एग्जांपल है वो है रिव्यू, और ऑडिट का, रीजनेबल अश्योरेंस का एग्जांपल है हमारा ऑडिट। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर 1 में बस बच्चों इतने छोटे छोटे कुछ कंसेप्ट हैं, कुछ भी मत छोड़ना। मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टच किए। सो चैप्टर 4 इतना सा चैप्टर और 4 मार्क्स की मिनिमम हमको गारंटी देगा बच्चों। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 11। ये क्रोनोलॉजी हमने जब पढ़ा था तब भी ऐसी ही रखी थी, क्योंकि चैप्टर 11 काफी कुछ बेसिक से जुड़ा हुआ है। तो चैप्टर 11 जिसका नाम है एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। एथिक्स सबसे पहले हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से यही है कि एथिक्स की 2 अप्रोचेस कौन कौन सी हैं। एथिक्स की 2 अप्रोचेस कौन कौन सी हैं बच्चों? हमने पढ़ा था, एक होता है प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच, एक होता है रूल बेस्ड अप्रोच। प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच का क्या मतलब है? प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच वो है जहां हम प्रिंसिपल हर केस में लगाते हैं बट सर्टेन जजमेंट अप्लाई करते हैं। जैसे हमने लिखा सर इन दिस केस अकाउंटेंट या जो पर्सन है ही हैज टू अप्लाई हिज प्रोफेशनल जजमेंट इन ऑल सिचुएशन टू इवैल्यूएट। यहां पर जितने भी डिसीजन होते हैं वो नॉलेज, एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग के आधार पर एक इंडिपेंडेंट पर्सन लेता है। ये अप्रोच कहलाती है प्रिंसिपल बेस्ड। रूल बेस्ड अप्रोच क्या होगी सर? रूल बेस्ड अप्रोच के अंदर जो एक रूल हमने बना दिया उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। देयर इज नो स्कोप ऑफ जजमेंट टू अप्लाई। तो सर ये एक नैरो अप्रोच है, एक रिजिड अप्रोच है। सो प्रिंसिपल बेस्ड एंड रूल बेस्ड अप्रोच, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 11। इसे अच्छे से तैयार करके जाइएगा बच्चों, 4 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन बन सकता है। फंडामेंटल प्रिंसिपल या एथिकल रिक्वायरमेंट हमें पता है, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल ड्यू केयर एंड कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर। आसान सी बात है ये बच्चों। नाउ कंसेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस।
बच्चों कंसेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस जब हमने पढ़ा, हमने बोला इंडिपेंडेंस क्या है। इंडिपेंडेंस सर एक स्टेट ऑफ अफेयर, स्टेट ऑफ माइंड है सर, एज वेल एज पर्सनल कैरेक्टर। क्या है बच्चों इंडिपेंडेंस? इंडिपेंडेंस है सर, इंडिपेंडेंस है सर स्टेट ऑफ माइंड एज वेल एज पर्सनल कैरेक्टर। ये दोनों को हमने इंडिपेंडेंस बोला। इसमें दो पर्सपेक्टिव हमने बात की। एक को हमने बोला इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, दूसरे को हमने बोला इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस। इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड यानी क्या बच्चों? सर इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड मींस एक ऐसी स्टेट जहां पर हम ओपिनियन देते हैं विदाउट गेटिंग इन्फ्लुएंस, पूरी इंटीग्रिटी के साथ हम फॉलो करते हैं प्रोफेशनल बिहेवियर, हम फॉलो करते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। तो बच्चों चार चीजें लिखना होगी, चार पॉइंट लिखना होंगे इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड में। क्या चीज? पहला सर इट इज ए स्टेट वेयर ओपिनियन इज विदाउट एनी इन्फ्लुएंस, विदाउट एनी इन्फ्लुएंस। फिर हमको ये तीन पॉइंट हमारे एथिकल रिक्वायरमेंट से याद करके डालना है, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर और एक एक्स्ट्रा पॉइंट प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। सर इन चारों के साथ जब हम ऑडिट करेंगे इसे हम कहेंगे इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड। इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस क्या होता है? सर इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस मींस सर a person should avoid these circumstances, these fact जिनके अकॉर्डिंग a third party can conclude that integrity has been compromised। देखो पढ़ लेते हैं जल्दी से। avoidance of fact and circumstances, avoidance of fact and circumstances due to which a third party can conclude that integrity, स्केप्टिसिज्म, ऑब्जेक्टिविटी हैज बीन कॉम्प्रोमाइज। तो बच्चों इस पर ऐसा ही क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस एंड देयर आर टू इंटरलिंक्ड कंसेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, एक्सप्लेन। तो ये दोनों पॉइंट बच्चों आपको इसी तरह से एक्सप्लेन करना होंगे। थ्रेड्स ऑफ इंडिपेंडेंस के एग्जाम्पल बहुत अच्छे से बच्चों तैयार करके जाइएगा, एमसीक्यू के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट आते हैं बच्चों चैप्टर 11 से एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, दैट इज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की डेफिनेशन तो आपको अच्छे से पता है सर, इट्स एन एटीट्यूड ऑफ ऑडिटर, जिसके अंदर क्या क्या शामिल है सर? रिमेन अलर्ट, क्वेश्चनिंग माइंड एंड क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ ऑडिट एविडेंस। इन तीनों को मिलाकर जो एटीट्यूड बनता है सर, उसे हम कहते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। अब यहाँ क्या समझने की बात है बच्चों, क्या हमको क्वेश्चन बन सकता है? हमको दो तरह से यहां पर क्वेश्चन बन सकता है बच्चों। पहला सर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के एग्जांपल दीजिए, दूसरा व्हाई प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इज नीडेड। दो क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों। पहला प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के फायदे क्या हैं, बेनिफिट क्या है, या इसके एग्जाम्पल दीजिए। देखिए हम पढ़ते हैं पहला, क्या क्या चार एग्जाम्पल हैं। पहला सर ऑडिट एविडेंस कॉन्ट्राडिक्ट फ्रॉम अदर ऑडिट एविडेंस। हमने एक सोर्स से ऑडिट एविडेंस जुटाया, दूसरे सोर्स से जो जुटाया आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो अलर्ट हो जाएंगे, लड्डू मन में फूटेगा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का कि यस सर यहां कुछ गड़बड़ है। सो हम चार एग्जाम्पल लर्न कर रहे हैं बच्चों। पहला एग्जाम्पल, दैट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम वन सोर्स कॉन्ट्राडिक्ट फ्रॉम ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम अनदर सोर्स। दूसरा एग्जाम्पल, रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट एंड रिस्पॉन्सेस टू इंक्वायरी। आपने कुछ ऑडिट एविडेंस जुटाए जो डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में, लेकिन उस डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी पर आपको डाउट है। सर एक्सटर्नल कंफर्मेशन आया पर सर उस पे क्लाइंट के साइन नहीं है। सर एक्सटर्नल कंफर्मेशन आया, डायरेक्टली ऑडिटर को नहीं आया, मैनेजमेंट ने रिसीव किया फिर आपको दिया। ये सब क्या कर रहे हैं? ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट पर डाउट क्रिएट कर रहे हैं। तो दिस इज द सेकंड एग्जांपल ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट या रिस्पॉन्सेस टू इंक्वायरी इज अंडर क्वेश्चन, या उसकी रिलायबिलिटी पर आपको डाउट है।
थर्ड, इंडिकेट पॉसिबल फ्रॉड। अगर आपको ऐसी सर्कमस्टांसेस लगती है जहां पर आपको एक फ्रॉड की संभावना है, इट इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। देन फोर्थ, सिचुएशन रिक्वायर एडिशनल प्रोसीजर। कई बार ऑडिट करते समय आप कुछ एक प्रोसीजर लगाएंगे, लेकिन उससे जो एविडेंस मिलेंगे वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं होंगे, तो आपको कुछ और प्रोसीजर लगाने होंगे। हमने जब पढ़ा था तो एग्जांपल लिया था, आपने एक लिटिगेशन को लेकर मैनेजमेंट ने प्रोविजन बनाया है, वो चेक किया, मैनेजमेंट ने आपको सारी चीजें समझाई, पर आपको लगता है नहीं ये प्रोविजन सही है या नहीं, क्या ये ज्यादा बनना चाहिए, क्या ये कम बनना चाहिए, तो आपने बोला नहीं सर, आप तो लीगल काउंसिल से बात कराइए। This is the situation require additional procedures to perform। तो बच्चों चार एग्जाम्पल पढ़े प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के। पहला, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम वन सोर्स कॉन्ट्राडिक्ट फ्रॉम ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम अनदर सोर्स। दूसरा, रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट या रिस्पॉन्सेस टू इंक्वायरी इज अंडर क्वेश्चन। थर्ड, इंडिकेशन ऑफ पॉसिबल फ्रॉड। और फोर्थ बच्चों, सिचुएशन रिक्वायर एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर। ये चार एग्जाम्पल प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के। अब इसमें जो सेकंड क्वेश्चन बच्चों बनता है, बेनिफिट ऑफ स्केप्टिसिज्म या व्हाट आर द रिस्क विच रिड्यूसेस बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। तो देखो बच्चों, हमारे पास यहां पर 3 पॉइंट हैं। 3 पॉइंट। पहला, सर जब हम प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के साथ ऑडिट करेंगे, देन द चांसेस or risk will be reduced that we will overlook something important. So chances of overlooking of unusual transaction will be reduced. That means risk of overlooking of unusual transaction will be reduced. दूसरा, सर ओवर जनरलाइजिंग नहीं करेंगे, सो रिस्क ऑफ ओवर जनरलाइजिंग व्हाइल ड्राइंग कंक्लूजन विल रिड्यूस। तीसरा, सर इस बात की रिस्क कम हो जाएगी कि हम कुछ इन अप्रोप्रिएट अजम्पशन ले लें रिगार्डिंग एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर या रिगार्डिंग कंक्लूजन। तो ये हमारे 3 तरह के बेनिफिट या 3 वो रिस्क जो कम हो जाती हैं इफ वी परफॉर्म ऑडिट विद प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। क्या है तीनों? फिर से रिवाइज करते हैं। पहला, सर चांसेस दैट वी विल ओवरलुक द अनयूजुअल ट्रांजैक्शन, दिस रिस्क विल रिड्यूस। दूसरा, सर रिस्क दैट वी विल ओवर जनरलाइज व्हाइल ड्राइंग कंक्लूजन, दिस रिस्क विल रिड्यूस। तीसरा, सर रिस्क दैट वी विल यूज इनअप्रोप्रिएट अजम्पशन रिगार्डिंग एनटीई ऑफ ऑडिट, दिस विल आल्सो रिड्यूस। तो बच्चों, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के ये दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार करना है। अब आते हैं बच्चों ऐसे 210 पर। ऐसे 210 ये हमारे चैप्टर 11 का ही पार्ट है बच्चों। यहां क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर ऐसे से, अब उसकी बात कर रहे हैं बच्चों। ऐसे 210, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ऐसे 210 यहां पर हमने सबसे पहले बात की प्री कंडीशंस क्या क्या होती हैं। प्री कंडीशंस का मतलब है सर कि ऑडिटर चेक करेगा वेदर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज एक्सेप्टेबल। दूसरा, सर मैनेजमेंट से हम एक्नॉलेज करवाएंगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्नॉलेज करवाएंगे बच्चों? हम एक्नॉलेज करवाएंगे कि सर आप एग्री कीजिए दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एएफआरएफ प्रिपेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इंटरनल कंट्रोल को मेंटेन करना, रिव्यू करना, एस्टेब्लिश करना आपकी जिम्मेदारी है। और तीसरा, सर हम उनको बोलेंगे आप एग्री कीजिए दैट यू विल प्रोवाइड अस अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस फॉर दीज 3। क्या 3 चीजें? सर आप हमें इंफॉर्मेशन यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसका अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस देंगे। दूसरा, सर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हमने मांगी वो प्रोवाइड करेंगे। और तीसरा, सर आप हमें विद इन द कंपनी, विद इन द एंटिटी लोगों से एक्सेस करने का, टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस लोगों से बात करने का अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस देंगे। तो पहला क्वेश्चन ऐसे 210 से, व्हाट आर द प्री कंडीशन विच ऑडिटर टू चेक। ये हमने बात की बच्चों प्री कंडीशन की। देन अब एक क्वेश्चन है बच्चों,
हम स्टार्टिंग में हमने ऐसे जब 210 पढ़ा, हमने बात की सर पर्पस क्या है, हम चाहते हैं कि एंगेजमेंट लेटर भेजें जिसके अंदर वो सारी बातें लिख दें जिससे कि एंटिटी का मैनेजमेंट और ऑडिटर उन दोनों के बीच में ऑडिट के स्कोप और ऑब्जेक्टिव को लेकर कोई कंफ्यूजन ना हो। तो एंगेजमेंट लेटर में सर क्या चीजें होनी चाहिए, ये हमने 4-5 एग्जाम्पल यहां पर शामिल किए। पहला, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। दूसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। तीसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर। फोर्थ, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, वो क्या लागू होगा वो एंगेजमेंट लेटर में बता देंगे। एंड फिफ्थ सर, एक्सपेक्टेड फॉर्म ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एंड फैक्ट दैट इट में वेरी इन सर्कमस्टांसेस। ये 5 बातें एंगेजमेंट लेटर में होना जरूरी। आपको अगर ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, व्हाट आर द पॉइंट्स विच शुड बी फॉर्म पार्ट ऑफ एंगेजमेंट लेटर, तो ये चारों 5 पॉइंट बच्चों लिख देंगे। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, AFRF एंड ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्म, कंटेंट एंड इट मे वेरी। ठीक है बच्चों, चलो अब इस ऐसे का दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, क्या हम बात कर रहे हैं सर, इन द कोर्स ऑफ ऑडिट, in the course of engagement, if management is requesting in the course of audit, in the course of engagement, if the management is proposing a change in the terms of engagement, तो क्या होगा बच्चों, देखो ये हमने एक चार्ट बनाया है, क्विकली इसको समझ लेते हैं। अगर चेंज इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट प्रपोज किया जाता है तो ऑडिटर का रिस्पॉन्स क्या होगा। पहला केस ये वाला हमारा पहला केस, सर रिक्वेस्ट एंटिटी से मिली, ऑडिटर चेक करेगा क्या रीजनेबल जस्टिफिकेशन है, यस है, एक्सेप्ट कर लीजिए, नया एंगेजमेंट लेटर इशू कर दीजिए। बच्चों जब भी आपको क्वेश्चन आएगा, अगर ऐसा ओपन क्वेश्चन आता है कि मैनेजमेंट ने एक चेंज प्रपोज किया है ड्यू टू सर्कमस्टांसेस, ड्यू टू एनी अदर रीजन, सबसे पहले आपको इसी तरह से कवर करना होगा कि सर जब मैनेजमेंट एक चेंज प्रपोज करेगा, ऑडिटर उसका जस्टिफिकेशन सीख करेगा, इवैल्यूएट करेगा। अगर वो जस्टिफाइबल रीजन है तो वो चेंज हम एक्सेप्ट कर लेंगे, नया एंगेजमेंट लेटर भेज देंगे। अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है, देन ऑडिटर शुड नॉट एक्सेप्ट सच चेंज। अगर मैनेजमेंट आपको फर्दर ऑडिट नहीं करने देता है, then you should withdraw from the engagement and inform these to TCWG and any appropriate authority if required। ये आपका एक्शन हो गया पहले केस में, जब मैनेजमेंट ने चेंज प्रपोज किया ऑडिट के अंदर। ठीक है, अब एक और केस है बच्चों, यहां पर मैनेजमेंट ने एक चेंज प्रपोज किया, वो ऐसा चेंज है विच रिजल्ट्स इनटू एन एंगेजमेंट ऑफ लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस। मतलब सर हम पहले ऑडिट के लिए हमारी बात हुई थी, अब मैनेजमेंट बोलता है नहीं नहीं सर मुझे तो रिव्यू करवाना है, गलती से मिस्टेक हो गई, ऑडिट नहीं करवाना है सर, मुझे तो रिव्यू करवाना है। ये क्या हुआ बच्चों, एंगेजमेंट चेंज विच इज रिजल्ट्स इनटू लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट, क्योंकि ऑडिट में तो रीजनेबल होता है, रिव्यू में लिमिटेड होता है। तो ये एक ऐसा चेंज है जिससे लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस यहां पर आएगा। अब क्या है बच्चों, देखो इफ चेंज इज फ्रॉम ऑडिट टू एंगेजमेंट ऑफ लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस, तो क्या करेंगे, पहले तो वही रीजनेबल जस्टिफिकेशन सीख करेंगे। मैनेजमेंट ने बताया हाँ सर ये हमारे से स्कोप की अंडरस्टैंडिंग गलत हो गई, ठीक है नो प्रॉब्लम, हम देखेंगे इस चेंज से क्या हो रहा है, क्या ये एंगेजमेंट रिव्यू में कन्वर्ट हो रहा है या रिलेटेड सर्विस में कन्वर्ट हो रहा है। अकॉर्डिंगली हम उसे एक्सेप्ट करके नया एंगेजमेंट लेटर दे देंगे। अब यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखना है कि सर जो नया एंगेजमेंट हमने एक्सेप्ट किया है उसकी जब हम रिपोर्ट देंगे, देन वी शुड नॉट रेफर द ओरिजिनल एंगेजमेंट, वी शुड नॉट रेफर द वर्क परफॉर्म्ड अंडर ओरिजिनल एंगेजमेंट। ये दो बातें बच्चों अच्छे से याद रखिए। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एसे 210। एक और चीज यहां पर लास्ट हम कवर कर रहे हैं बच्चों, ऐसे 210 में वो कौन कौन सी सर्कमस्टांसेस हो सकती है जब मैनेजमेंट चेंज प्रपोज करे। बच्चों इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपस में एकदम रिलेटेड घूम घूम के बनते हैं, तो आप बहुत क्लियरली पहले ये देखिए क्या पूछा है। हमको ये पूछा है कि चेंज किया है,
टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में एक्सेप्ट करना कि नहीं करना है, एक ही केस। दूसरा केस, क्या ऐसा चेंज है विच रिजल्ट्स इनटू लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस, ये दूसरा केस। तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, व्हाट आर द सिचुएशंस व्हेन मैनेजमेंट में प्रपोज चेंज, ये तीसरा क्वेश्चन। तो तीनों क्वेश्चन अलग हैं, पहले ध्यान से देखिए कि हमसे पूछा क्या गया है। तो अब बात कर रहे हैं हम कि सर वो कौन सी सर्कमस्टांसेस हैं जब मैनेजमेंट एक चेंज प्रपोज कर सकता है। तो सर हमारे पास तीन चीजें हैं। पहला, सर सर्कमस्टांसेस में चेंज आया हो, देयर इज ए चेंज इन सर्कमस्टांसेस, जैसे एंटिटी का साइज बड़ा हो गया हो, एंटिटी का स्टेटस चेंज हो गया हो, प्रोडक्ट्स चेंज हो गए हो, सो मेनी थिंग्स। दूसरा, मिसअंडरस्टैंडिंग, सर मैनेजमेंट को मिसअंडरस्टैंडिंग था रिगार्डिंग स्कोप ऑफ ऑडिट, तो भी चेंज हो सकता है। तीसरा, सर वो कुछ रेस्ट्रिक्शन इंपोज करना चाहते हैं, हम ये बोल रहे हैं चाहते हैं, हम एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे वो बात नहीं है। अभी क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द सिचुएशन सर्कमस्टांसेस व्हेन मैनेजमेंट इज विश टू प्रपोज ए चेंज। तो तीन चीजें, सर एक्चुअल में सर्कमस्टांसेस चेंज हुआ है, दूसरा सर उनका मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है ऑडिट के स्कोप ऑब्जेक्टिव को लेके, तीसरा सर वो किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन इंपोज करना चाहते हैं। तो दैट इज ऑल इन दिस चैप्टर 1 एंड 11। बच्चों बहुत क्विकली हमने 1 और 11 कंप्लीट कर लिया है, और ये दोनों चैप्टर इतू से चैप्टर पर एग्जाम में क्वेश्चन शॉर्ट आएगा इन चैप्टर में से। तो आज का जो हमारा वीडियो है, हम पहले इन्हीं चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं, जो छोटे चैप्टर हैं, जो आपको एक ही दिन में कंप्लीटली रिवाइज हो जाएंगे और एग्जाम में भी बहुत अच्छा हमें स्कोर करने में हेल्प करेंगे। तो बच्चों हमने चैप्टर 1 कंक्लूड कर लिया, हमने चैप्टर 11 भी कंक्लूड कर लिया। ये कुछ चीजें हैं आप जब कवर करेंगे, मैंने सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कवर किए हैं, जैसे रिवाइज और न्यू एंगेजमेंट लेटर कब देना है। तो हमने एक टर्म पढ़ी थी, व्हेन वी थिंक देयर इज ए नीड टू रिमाइंड और रिवाइज, व्हेन देयर इज ए नीड टू रिमाइंड और रिवाइज, तब हमने बात की थी। जैसे ऐसा इंडिकेशन हो कि एंटिटी ने मिसअंडरस्टूड किया है टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को, सर नई रिवाइज कोई टर्म आ गई, चेंजेस हो गया सीनियर मैनेजमेंट में, ओनरशिप में, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में, ये सब रीजन है व्हेन वी शुड issue a change or revise engagement letter in case of recurring audit. That's all in chapter 11 बच्चों। ये चैप्टर 11 तक का हमने पूरा कवर कर लिया। अब बच्चों इसके बाद आते हैं हम एक चैप्टर नंबर 2 पर। चैप्टर नंबर 2, एक मिनट बच्चों, चैप्टर नंबर 2 निकालते हैं हम। दिस बच्चों चैप्टर नंबर 2 एक रीजनेबली अच्छा चैप्टर, बड़ा चैप्टर, जहां पर सिर्फ एक ही कंसेप्ट डिस्कस हुआ है, दैट इज प्लानिंग ऑफ ऑडिट। प्लानिंग ऑफ ऑडिट में हमारे पास जो एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है बच्चों पहले हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे, दूसरे लेवल पे आएगा प्लानिंग, और तीसरे नंबर पे आता है ऑडिट प्रोग्राम। इन सारी चीजों को मैंने एकदम सुपर समरी नोट्स में कैप्चर किया है। बस ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं इतना पढ़ लो बच्चों, चैप्टर 2 में कुछ भी नहीं छूटेगा। कवर करते हैं बच्चों। सबसे पहले अगर हम बात करें प्लानिंग ऑफ ऑडिट, सर इसमें दो स्टेप होती हैं। प्लानिंग ऑफ ऑडिट 2 स्टेप हमने ब्रॉडली बनाई। सबसे पहले प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, प्रिलिमिनरी जैसा आपने उधर एसक्यूसी में बात की थी, वहां पे अभी हम वो भी पढ़ेंगे। सो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी में क्या होता है सर, हम देखते हैं कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। याद कीजिए आइस वाला एक पॉइंट पढ़ा था। सो कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, देन कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट एंड इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट, एंड थर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है बच्चों, व्हाट आर द प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज विच आर टू बी परफॉर्म फॉर प्लानिंग ऑफ ऑडिट। तो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी क्या है, फिर से बोलते हैं। पहला कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, दूसरा एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूड
इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस, थर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट. सो सर प्लानिंग करते समय एंगेजमेंट पार्टनर टू सी वेदर दिस प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज हैज बीन डन प्रॉपरली, इन्हें रेफर करना. 3 पॉइंट प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, सर वेदर वी हैव कंप्लाइड एथिकल रिक्वायरमेंट एंड इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट, एंड थर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट. ये हमने प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी की बात की. देन अगर हम प्लानिंग पर आएंगे अब एक्चुअल, तो सर इसमें फिर 2 स्टेप लगेंगी. क्या 2 स्टेप और हैं सर? एक है ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाना, फिर सर स्ट्रेटेजी के बेस पर प्लानिंग करना. तो पहले पढ़ते हैं स्ट्रेटेजी. बच्चों स्ट्रेटेजी पर अगर कुछ भी आता है, पूरा स्ट्रेटेजी में 2 ही क्वेश्चन है, पूरी स्ट्रेटेजी में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है. स्ट्रेटेजी पहले तो क्या होता है सर? स्ट्रेटेजी जो होता है सर, इसके अंदर हम सेट करते हैं. क्या सेट करते हैं सर? एसटीडी मतलब स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन फॉर ऑडिट. सर स्ट्रेटेजी इज द प्रोसेस इन विच वी सेट द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट विच रिजल्ट्स इनटू डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान. और सर हम यहाँ क्या करते हैं? सर हम यहाँ पर रिसोर्सेस की बात करते हैं और हम देखते हैं क्या रिसोर्सेस लगेंगे, कितने लगेंगे, कब लगेंगे, एंड हाउ दे विल बी मैनेज्ड एंड सुपरवाइज्ड. तो सर स्ट्रेटेजी के अंदर 2 हमारे पास थंब रूल, 2 मेन सेंटेंस हो गए. पहला सर स्ट्रेटेजी सेट्स द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट विच रिजल्ट्स इनटू डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान. दूसरा सर स्ट्रेटेजी में हम रिसोर्सेज की बात करते हैं. क्या रिसोर्सेज लगेंगे, व्हाट, कितने लगेंगे, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, व्हेन दीज रिसोर्सेज विल बी रिक्वायर्ड, एंड हाउ दे विल बी मैनेज्ड एंड सुपरवाइज्ड. ये हमने लिख दिया. फिर हम बात करेंगे सर स्ट्रेटेजी इज ब्रॉडर इन स्कोप. स्ट्रेटेजी इज ब्रॉडर इन स्कोप क्योंकि स्ट्रेटेजी के आधार पर ही प्लान बनेगा. तो ये हुई बात बच्चों स्ट्रेटेजी की. दूसरा क्वेश्चन स्ट्रेटेजी में क्या बन सकता है? फैक्टर्स to be considered while preparing audit strategy. तो क्या वो फैक्टर्स हैं जो ऑडिट स्ट्रेटेजी को अफेक्ट करते हैं? याद करो बच्चों, हमने पढ़ा था डॉक्टर SRK. यस बच्चों, हमारे डॉक्टर शाहरुख खान, डॉक्टर SRK, who will teach us how to prepare strategy. D for direction for engagement team, R for reporting requirement, S for scope of audit, दूसरा R is resources required, and K for knowledge obtained from previous audit. फिर से बोलते हैं बच्चों, डॉक्टर SRK, D for direction, R for reporting requirement, then S for scope of ऑडिट, दूसरा एक और आर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, के फॉर नॉलेज ऑब्टेन फ्रॉम प्रीवियस ऑडिट. ये 5 पॉइंट के आधार पर स्ट्रेटेजी बनती है. बच्चों यहां पर ट्रिकी क्या है कि आपको इनमें से कोई एक पॉइंट दे दिया जाएगा और बोलेंगे हाउ इट अफेक्ट्स द स्ट्रेटेजी. जैसे हम बोलते हैं सर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, इसमें 3-4 पॉइंट है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्टली. व्हाट आर द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट एस्पेक्ट व्हिच ऑडिटर शुड कंसीडर व्हाइल फॉर्मिंग द ऑडिट स्ट्रेटेजी. तो हमने ये 4 पॉइंट लिखे बच्चों. एक बार ये चारों पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. पहला टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग, मतलब टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग मतलब सर ये इंटरिम है या फाइनल है. दूसरा मैनेजमेंट डिस्कशन फॉर ऑडिट प्रोग्रेस, हम समय समय पर मैनेजमेंट से डिस्कशन करते हैं. जैसे वीकली बेसिस पे एक डिस्कशन प्लान किया कि सर ऑडिट की प्रोग्रेस डिस्कशन करेंगे एवरी सैटरडे, तो हमने उसके लिए हमें कुछ प्रिपरेशन करनी होगी जो हमारी स्ट्रेटेजी का पार्ट होगा. तो हमने बोला मैनेजमेंट डिस्कशन फॉर ऑडिट प्रोग्रेस. तीसरा कम्युनिकेशन इन एंगेजमेंट टीम, हमारी एंगेजमेंट टीम में आपस में कैसे कम्युनिकेशन होगा. दिस इज अगेन ए मैटर टू कंसीडर व्हाइल प्रिपेयरिंग स्ट्रेटेजी. एंड फोर्थ मैनेजमेंट डिस्कशन फॉर ऑडिट रिपोर्ट. तो बच्चों बहुत इजी है याद करना. 2 पॉइंट है हमारे मैनेजमेंट डिस्कशन के. सर एक मैनेजमेंट डिस्कशन रिगार्डिंग ऑडिट प्रोग्रेस, दूसरा मैनेजमेंट डिस्कशन रिगार्डिंग ऑडिट रिपोर्ट. क्या है बच्चों? 2 मैनेजमेंट डिस्कशन, एक ऑडिट रिपोर्ट, दूसरा ऑडिट प्रोग्रेस. 2 पॉइंट तो याद हो गए. तीसरा सर टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग, सर हम इंटरिम लेवल पर रिपोर्ट कर रहे हैं या फाइनल लेवल पर. इंटरिम लेवल पे कर रहे हैं, कम पीरियड होगा, स्कोप कम होगा, कम काम करना होगा. फाइनल लेवल पे कर रहे हैं, पूरे साल का डेटा देखना है, तो इंटरिम और फाइनल. एंड एक और हमारी टीम में आपस में कैसे कम्युनिकेशन होगा, कम्युनिकेशन. ये 4 पॉइंट रिगार्डिंग द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट फॉर
ऑडिट स्ट्रेटेजी। तो बच्चों ये जो छोटे छोटे पॉइंट हैं ये याद रखें। स्ट्रेटेजी फॉर पॉइंट फैक्टर्स टू मेक द ऑडिट स्ट्रेटेजी, फैक्टर्स टू अफेक्ट द ऑडिट स्ट्रेटेजी, डॉक्टर SRK। चलिए बच्चों, देन अब आते हैं बच्चों डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। बच्चों प्लान कैसे बनेगा? पहले स्ट्रेटेजी बनेगी, स्ट्रेटेजी के आधार पर प्लान बनेगा। तो प्लान में क्या होगा सर? प्लान के अंदर होगा डिटेल्ड में NTE ऑफ रैप, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, NTE ऑफ फैप, further audit procedure and all other audit procedure as given in different essays। ये सब का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन अगर हम लिख देंगे तो बन जाएगा बच्चों ऑडिट प्लान। दिस इज कॉल्ड डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। ऑडिट प्लान के बारे में कुछ भी आता है ये 3 पॉइंट हमेशा कैप्चर करेंगे सर। NTE ऑफ रैप, NTE ऑफ फैप, NTE given under for other audit procedure, यानी other audit procedure as given in other standard on auditing। फिर हम बात करें बच्चों एक सेंटेंस, जब हमने पढ़ा था तब भी इसको बहुत अच्छे से तैयार किया, बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है बच्चों, दैट इज प्लानिंग इज कंटिन्यूअस एंड इटरेटिव प्रोसेस। दैट मीन्स सर प्लानिंग इज नॉट ए डिस्क्रीट फेज ऑफ ऑडिट, इट इज ए कंटिन्यूअल एंड इटरेटिव प्रोसेस। तो बच्चों इस सेंटेंस को एक्सप्लेन करना आता है, हमें पता है इसका मतलब क्या है। सर प्लानिंग जो होती है ना वो बार बार होती है, सतत रूप से होती है, ऑडिट का कोई सेपरेट फेज नहीं है। कैसे एक्सप्लेन करें इस बात को? चलिए, तो इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए हमें ये 2-3 पॉइंट यहाँ कैप्चर करने हैं। पहला हम बोलेंगे यस सर, जो क्वेश्चन में लिखा है वही बात, सर प्लानिंग इज नॉट ए डिस्क्रीट फेज, रेदर इट इज ए कंटिन्यूअल एंड इटरेटिव प्रोसेस। फिर हम बोलेंगे सर ऑफन प्लानिंग बिगिंस, often planning begins at the conclusion of previous audit and it will continue till the end of current audit। क्या बोला हमने सर? often planning begins at the end of previous audit and it will continue till the end of current audit। ये हम लिखेंगे। दूसरा एक और बात यहाँ पे लिखेंगे हम कि प्लानिंग में कुछ ऐसी सर्टेन एक्टिविटीज है, प्लानिंग इन्वॉल्व सर्टेन एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म प्रायर टू रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। बच्चों हमने ऑडिट की प्रोसेस पढ़ी है, सबसे पहले हम जब ऑडिट करने जाते हैं तो हमने बोला सर हम रैप लगाते हैं। बच्चों लेकिन रैप कौन सा लगाना है उसके लिए भी तो कुछ अंडरस्टैंडिंग चाहिए, कुछ तो सोचना पड़ेगा ना, रैप कौन सा लगाएं, किससे इंक्वायरी करें, कौन से रेशोस को महत्व दें, कौन से एरिया में रिस्क हो सकती है। तो यहाँ एक बात हम कर रहे हैं कि सर प्लानिंग में देयर आर सर्टेन एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म प्रायर टू रैप। सर रैप के भी पहले करना है। कौन कौन सी प्रोसीजर है बच्चों? सर हम एनालिटिकल प्रोसीजर लगाएंगे। सर हम क्या करेंगे? एंटिटी और उसके AFRF की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग जुटाएंगे। हम मटीरियलिटी एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल डिटरमाइन करेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि क्या हमें ऑडिट में एक्सपर्ट की नीड होगी। 4 पॉइंट बच्चों, क्या बोला सर? प्लानिंग इन्वॉल्व सर्टेन एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म प्रायर टू रैप। प्लानिंग इन्वॉल्व सर्टेन एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म प्रायर टू रैप। क्या क्या है? पहला सर हम एनालिटिकल प्रोसीजर लगाएंगे। दूसरा सर हम अंडरस्टैंडिंग जुटाएंगे एंटिटी और AFRF की। तीसरा सर हम मटीरियलिटी ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पर डिटरमाइन करेंगे। और फोर्थ हम ये देखेंगे क्या ऑडिट में किसी एक्सपर्ट की नीड है क्या। तो बच्चों ये सेंटेंस अगर आता है आपको, प्लानिंग इज नॉट ए डिस्क्रीट फेज, इट इज ए कंटिन्यूअल एंड इटरेटिव प्रोसेस, तो आप ये सेंटेंस समझाएंगे। आपको अलग से ऐसा पूछ लें, देयर आर सर्टेन एक्टिविटीज इन प्लानिंग टू बी परफॉर्म प्रायर टू द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, तो क्या है हमारे पास? पूरा इस ऐसे का रेफरेंस लेंगे सर। एज पर essay 300 प्लानिंग इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देयर आर सर्टेन एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म prior to application of RAP। क्या क्या है सर? एनालिटिकल प्रोसीजर। दूसरा obtain understanding of entity and AFRF। तीसरा determination of materiality at financial statement as a whole and fourth determine whether we need expert while doing audit। ये सब पॉइंट हो गए बच्चों एक्टिविटीज प्रायर टू RAP, फॉर्म पार्ट ऑफ प्लानिंग।
अब एक बच्चों लास्ट इस स्टैंडर्ड का एक और क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा हूं, इस स्टैंडर्ड का ऐसे 300 का, नॉट द चैप्टर। ऐसे 300 में एक थोड़ा ऑफ बीट टॉपिक लास्ट में यहाँ मॉड्यूल में कवर किया है बच्चों, अच्छे से इसे तैयार करना। इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा बच्चों, चैप्टर नंबर 2 में जो हम पढ़ रहे हैं इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि हमने सब कवर कर लिया बच्चों। देखिए क्या है यहां, एक सेंटेंस हम समझना चाहते हैं अब, ऑडिटर टू प्लान एनटीई ऑफ सुपरविजन एंड डायरेक्शन ऑफ द वर्क ऑफ एंगेजमेंट टीम। एक अलग बात कर रहे हैं बच्चों, हमने बोला कि ऑडिटर को एनटीई, किस चीज की एनटीई सर? एनटीई ऑफ रिव्यू, एनटीई ऑफ सुपरविजन और डायरेक्शन। सर हम हमारी एंगेजमेंट टीम जो काम कर रही है उसको हम सुपरवाइज करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। सर ये सब हमारी प्लानिंग का पार्ट होता है। तो सर प्लानिंग के अंदर हम इस बात को कैप्चर करना चाहते हैं कि हाउ मच डायरेक्शन, हाउ मच सुपरविजन वी नीड टू डू फॉर वर्क ऑफ एंगेजमेंट टीम। तो इस हेडिंग को हमने कैसे बोला सर? ऑडिटर टू प्लान, ऑडिटर टू प्लान नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ, किस चीज का सर? सुपरविजन एंड डायरेक्शन, किस चीज का सर? एंगेजमेंट टीम के द्वारा किए गए काम का। ऑडिटर को अपना एनटी प्लान करना चाहिए सुपरविजन और डायरेक्शन का। अब यहां पर क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है कि सर ये एनटी फॉर सुपरविजन एंड डायरेक्शन किन चीजों से अफेक्ट होगा? तो हमारे पास 4 बहुत ही जनरल और आसान पॉइंट। पहला, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। आपको पता है ये हमारी वही पनीर की सब्जी वाली रेड ग्रेवी है जो सब में सेम आती है बच्चों, यानी हमारे 2 पॉइंट तो हमेशा कॉमन है बच्चों, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी एंड आरएमएम। जब भी किसी फैक्टर की बात होती है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑडिट, तो हम बोलते हैं यस सर दिस विल डेफिनेटली अफेक्ट। क्या चीजें हैं? साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी एंड आरएमएम। सर हमारा सुपरविजन डायरेक्शन इस बात पर निर्भर करेगा कि वो एरिया का आरएमएम कितना है, इस बात पर निर्भर करेगा कि सर उस एरिया की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, इस बात पर निर्भर करेगा कि साइज ऑफ द एंटिटी क्या है। देन नेक्स्ट सर एरिया ऑफ ऑडिट, वो कौन सा एरिया है ऑडिट का। एंड लास्ट सर हमारे उस टीम के मेंबर की कैपेबिलिटी या कॉम्पिटेंस कैसा है। तो बच्चों ये थोड़ा ऑफ बीट क्वेश्चन, इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। आपको ऐसा सेंटेंस हो सकता है, ऑडिटर टू प्लान नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ सुपरविजन एंड डायरेक्शन ऑफ वर्क ऑफ एंगेजमेंट टीम, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग। तो सर वो फैक्टर्स क्या क्या हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं? हमने 2 तो कॉमन पॉइंट हमारे हमेशा जो है सर, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, दूसरा आरएमएम, तीसरा हमने बोल दिया सर एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया जो ऑडिट में कवर है, और फोर्थ सर कैपेबिलिटी और कॉम्पिटेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर टीम मेंबर। दैट्स ऑल। ये सारी बात आती है बच्चों यहाँ पर ऐसे 300 के अंदर। हमने स्ट्रेटेजी रिवाइज किया, हमने प्लानिंग के कंसेप्ट रिवाइज किए। अब बच्चों इस चैप्टर में एक और टॉपिक दिया है जो है हमारा ऑडिट प्रोग्राम, इसको भी हम साथ में कवर कर रहे हैं। बस ये आपको चैप्टर में कुछ छोड़ना नहीं है बच्चों, आसान लड्डू सा चैप्टर बच्चों, है ना। ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है बच्चों? ऑडिट प्रोग्राम सर, ऑडिट प्रोग्राम इज द डिटेल्ड क्या है सर? डिटेल्ड स्टेप्स, वेरिफिकेशन स्टेप्स टू बी परफॉर्म इन द ऑडिट। तो हमने लिखा है देखो बच्चों, ऑडिट प्रोग्राम मीन्स सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन टू बी अप्लाइड टू ऑब्टेन SAAE। अब यहां पर ऑडिट प्रोग्राम से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन जो अलग अलग बार बार पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों, वन प्रोग्राम नॉट सुटेबल फॉर ऑल द एंटिटीज। यस, वन प्रोग्राम इज नॉट सुटेबल। तो क्या बोलेंगे हम? सर हर कंपनी का साइज अलग होता है, हर कंपनी का इंटरनल कंट्रोल अलग होता है, हर कंपनी का नेचर अलग होता है। सर हर कंपनी के अंदर कंपोजिशन ऑफ चीजें, प्रोडक्ट क्या है, सर्विस है, कोई मैन्युफैक्चरिंग है, वो अलग होता है। तो हमने यहाँ पर 4 पॉइंट कवर किए। वन प्रोग्राम नॉट सुटेबल फॉर ऑल बिजनेस मीन्स किन किन चीजों के कारण सर एक प्रोग्राम सुटेबल नहीं हो सकता। सर इन 4 रीजन से। सर हर क्लाइंट का साइज अलग है, हर क्लाइंट का नेचर अलग है, हर क्लाइंट का कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट, कंपोजिशन ऑफ वर्किंग अलग है, हर क्लाइंट का इंटरनल कंट्रोल का लेवल अलग है। इस रीजन से हम कहेंगे सर वन प्रोग्राम इज नॉट सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ एंटिटीज। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, असिस्टेंट टू कीप ओपन माइंड।
असिस्टेंट टू कीप ओपन माइंड, ये भी बच्चों केस बना बना के बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि असिस्टेंट्स टू कीप ओपन माइंड क्या मतलब है इसका। हम इसके अंदर 3-4 पॉइंट कवर करते हैं बच्चों। हम जब एक प्रोग्राम बनाते हैं, जब एक इनिशियली ऑडिट प्रोग्राम बनाया जाता है, तो इसमें एक मिनिमम असेंशियल रिक्वायरमेंट कि हाँ इतना तो कवर होना ही चाहिए, उन बातों को ध्यान में रखकर प्रोग्राम बनाया जाता है। तो प्रोग्राम इज मेड एट ए इनिशियल स्टेज टू कवर द मिनिमम असेंशियल रिक्वायरमेंट। इट सेट्स ए फ्रेम, सर ये एक फ्रेम सेट कर देता है। लेकिन सर while doing audit there may be need to add certain more procedure or area as per the circumstances, and there may be chances we need to drop some audit procedure because it is not relevant। तो यहाँ पर हमने 4 पॉइंट के बेसिस पर हम ये कंक्लूड करेंगे बच्चों कि असिस्टेंट को ओपन माइंड रखना चाहिए। क्या 4 पॉइंट? पहला, सर प्रोग्राम इज मेड एट ए इनिशियल लेवल टू कैटर ऑल द एसेंशियल रिक्वायरमेंट। सेकंड पॉइंट, सर ये एक फ्रेम सेट कर देता है। थर्ड पॉइंट, सर यहां पर हमने क्या बोला कि जब ऑडिटिंग हम करते हैं तब ऐसा हो सकता है देयर इज ए नीड दैट वी नीड टू अकोमोडेट मोर ऑडिट प्रोसीजर और सम अल्टरनेट और बेटर ऑडिट प्रोसीजर एज पर द सर्कमस्टांसेस। फोर्थ हम बोलेंगे, सर देयर मे बी पॉसिबिलिटी दैट वन प्रोसीजर विच इज गिवन इन द प्रोग्राम इज नॉट रिलेवेंट नाउ फॉर ऑडिट, वी हैव टू ड्रॉप दैट। ये चारों बातों के पॉइंट पर हम बोलेंगे दैट्स वाई एन ऑडिट असिस्टेंट और ए मेंबर ऑफ एंगेजमेंट टीम टू कीप ओपन माइंड। ये प्रोग्राम को लेकर 2 क्वेश्चन बेटा जो बार बार पूछे जाते हैं। यहां पर फिर बच्चों एक टॉपिक है कंस्ट्रक्टिंग ऑडिट प्रोग्राम। हम सर ऑडिट प्रोग्राम कैसे बनाएं? तो इसके अंदर ये 4-5 पॉइंट क्विकली हम समझ लेते हैं। हमें हमारा स्कोप और लिमिटेशन के अकॉर्डिंग प्रोग्राम बनाना चाहिए। ये प्रोग्राम रिटन होना चाहिए। हमें डिटरमाइन करना है बेस्ट एविडेंस क्या होंगे, हमें डिटरमाइन करना है पॉसिबल एरर्स क्या हो सकती हैं उस एरिया के अंदर। हमें देखना है सर क्या सारे प्रोसीजर आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ हैं। ये 5-6 पॉइंट बच्चों आप याद रख लीजिए। कंस्ट्रक्टिंग ऑडिट प्रोग्राम, ये पूरा चैप्टर बच्चों हमने कवर कर लिया है। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम बहुत आसान है, एक क्विक रीड लीजिएगा कि एडवांटेज जैसे असिस्टेंट को हेल्प करेगा, फ्यूचर में जब ऑडिट करने जाएंगे तो हेल्प करेगा। ये इस बात का एविडेंस भी होगा कि हमने अच्छे से ऑडिट किया है। रिव्यूअर को हेल्प करेगा, सुपरवाइज करने में हेल्प करेगा। बड़ी एंटिटी के केस में ये इस बात को एक ओवरऑल व्यू देगा, यानी हमें एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव ऑडिट का देगा। ये सब है बच्चों एडवांटेजेस। सो दैट इज ऑल इन दिस चैप्टर। हाँ, एक और एस्पेक्ट बच्चों ये मैं आपके लिए लेके आया था, इससे और बात करते हैं। कंस्ट्रक्टिंग ऑडिट प्रोग्राम बच्चों अगर कभी थोड़ा सा भी अगर थोड़ा भी ट्रिकी क्वेश्चन बनाना हुआ तो आपको बोलेंगे बॉस आप तो है ना इस एरिया का ऑडिट करने गए हैं, प्लीज फॉर्मुलेट ए ऑडिट प्रोग्राम। आपको ऑडिट प्रोग्राम बनाने का कहा जाएगा। जब आपको ऑडिट प्रोग्राम बनाने का कहा जाए, कंस्ट्रक्टिंग करने का, तो कैसे होगा इसका एक एग्जांपल बच्चों यहां पर हम शेयर कर रहे हैं। ये बच्चों ऑफ द बीट क्वेश्चन होगा। अगर ये आया तो बच्चों गूगली है ये, बस अपने को आता है अपन तो इस पे 6 मार देंगे बच्चों। ठीक है, क्या है देखो, सैंपल ऑडिट प्रोग्राम फॉर परचेज। हमने एक एरिया ले लिया, ऐसा कोई भी एरिया है बच्चों उसके अकॉर्डिंग हम हेडिंग बनाएंगे। सैंपल ऑडिट प्रोग्राम फॉर सेल्स या परचेज, लिखा नेम ऑफ कंपनी एक्स प्राइवेट लिमिटेड, कौन से ईयर का ऑडिट कर रहे हैं, ईयर 23-24, प्रिपेयर्ड बाय सीए मोहित भंडारी, रिव्यूड बाय सीए मनोज सर, अप्रूव्ड बाय सीए प्रेरक सर। हमने ऐसे 3 नाम लिख दिए बच्चों। बनाया किसने, रिव्यू किसने किया, अप्रूव किसने किया। ठीक है, अब हमने पढ़ा था अभी प्रोग्राम की डेफिनेशन में सर इट इज ए डिटेल्ड वेरिफिकेशन स्टेप। तो अब हम जो जो करने वाले हैं बच्चों वो 5-6 स्टेप्स हम यहां पर मेंशन कर देंगे। जैसे पहला स्टेप हमने लिखा ऑडिट प्रोसीजर के अंदर, फर्स्ट पॉइंट वाउचिंग ऑफ परचेज, इनवॉइस ऑफ रॉ मटेरियल परचेज हम देखेंगे। कितना देखेंगे सर, 10% देखना चाहते हैं। सैंपल का मेथड क्या होगा, रैंडम, डन बाय एमबी।
Next, sir, verify few purchase from GST portal. Trace purchase invoices in purchase ledger. ऐसा हमने अलग अलग हमारी स्टेप्स लिख दी, सामने हमारा परसेंटेज कितना चेक करने वाले हैं वो लिख दिया, कौन परफॉर्म करेगा वो लिख दिया। बच्चों साथ ही यहाँ पर नीचे आपको कवर करना होगा उसके बाद कि इसका रिव्यू कौन कर लेगा। इस तरह से एक पॉइंट और कवर कर लीजिए, दैट्स इट। ये बच्चों पूरा कवर हो जाएगा आपका ऑडिट प्रोग्राम। तो ऐसे 4 स्टेप बना दीजिए, 5 स्टेप बना दीजिए। ऊपर कंपनी का नाम, ईयर, प्रिपेयर्ड बाय, रिव्यूड बाय, अप्रूव्ड बाय, बस इतना बच्चों आपको लिखना है और ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा ऑडिट प्रोग्राम। क्विकली एक बार इसको देख लीजिए। बार बार पीपीटी हट रहा है यार, पीपीटी बार बार। तो ये बच्चों हमने कवर किया चैप्टर नंबर 2 एंटायरली, एंटायर चैप्टर नंबर 2 हमने कवर कर लिया। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट छोटा सा चैप्टर। तो देखो बच्चों अभी कितना टाइम हुआ हमको, सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट्स, 45 मिनट्स अप्रोक्स। और हमने कितना कवर किया, चैप्टर नंबर 1 देख लिया पूरा, चैप्टर नंबर 2 भी देख लिया पूरा। चैप्टर नंबर 11 के अंदर हमने कुछ बातें की है। चैप्टर नंबर 11 में एक एस्पेक्ट और बचा है, उस पर अब आते हैं बच्चों, दैट इज SQC एंड SA 220। ये एक एस्पेक्ट और है जो हम यहां से कवर करेंगे। हाँ बार बार ब्लिंक हो रहा है, बस ये एक इशू हो रहा है। देख लो 5 मिनट, वैसे पहले नहीं हो रहा था फिर होने लग गया अपने आप। करूं कंटिन्यू में? चलो तो बच्चों ऐसे 220 और SQC1 चैप्टर 1 का एक और इम्पोर्टेंट, चैप्टर 11 का एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। चैप्टर 11 के अंदर हमने ऑलरेडी ऐसे 210 पढ़ लिया है बच्चों। हमने वहां पर इंडिपेंडेंस की सारी बात कर ली थी, एथिक्स की अप्रोच की बात कर ली थी। अब ऐसे 220 क्या नाम है, क्वालिटी कंट्रोल इन एन ऑडिट, और SQC1 क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म परफॉर्मिंग ऑडिट, रिव्यू या रिलेटेड सर्विसेज। तो सबसे पहला इस चैप्टर में यहां पर एक क्वेश्चन बनता है बच्चों, दैट इज SA 220 इज प्रीमाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ SQC1। ये सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सर जो SA 220 है, SA 220 जो है इट इज प्रीमाइज्ड ऑन द SQC1। अगर ये सेंटेंस बच्चों एक्सप्लेन करना आएगा ना, मजा आ जाएगा बच्चों, मजा आ जाएगा। क्या है साहब, देखो ऐसे 220 इज प्रीमाइज, बच्चों ये इस बार की RTP में भी दिया है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम अच्छे से कवर करते हैं। ऐसे 220 इज प्रीमाइज ऑन द बेसिस दैट फर्म इज सब्जेक्ट टू SQC1। बच्चों SQC1 पूरे फर्म लेवल पर लगता है, चाहे कोई सा भी इंगेजमेंट किया जाए, रिव्यू, ऑडिट या रिलेटेड सर्विसेज, SQC1 एप्लीकेबल होता है। SQC1 क्या करता है सर, फर्म लेवल पर क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसी प्रोसीजर बनाता है। फर्म लेवल पर क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसी प्रोसीजर बनाता है। सर अगर SQC ने जो पॉलिसी प्रोसीजर बनाई है, जब हम ऑडिट करने जाएंगे तो इंगेजमेंट पार्टनर इन्हीं पॉलिसी और प्रोसीजर्स को अप्लाई करेगा, इन्हीं का कंप्लायंस इंश्योर करेगा। इसीलिए हमने इस सेंटेंस को क्या बोला कि सर SA 220 इज प्रीमाइज या बेस्ड ऑन द SQC1। कैसे एक्सप्लेन करेंगे सर इस सेंटेंस को, सर बेस्ड ऑन द क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी ऑफ द फर्म for audit, engagement team will decide the progress of audit or the quality of audit। तो ये सेंटेंस के बेस पर आप ये आधार देंगे, तो हम 3 सेंटेंस में इसका आंसर करेंगे। पहला, सर SA 220 सिर्फ ऑडिट पर लगता है, SQC1 फर्म लेवल पर बनता है और एक फर्म के क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी और प्रोसीजर सेट करता है। सर अंडर SA 220 एन एंगेजमेंट टीम एंड पार्टनर विल बी रिस्पॉन्सिबल टू कंप्लाई द क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी प्रोसीजर set at the firm level, that means set by SQC1।
1. So we can conclude that SA 220 is premised on SQC. ये बच्चों पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस कंसेप्ट से। दूसरा एक बात करते हैं बच्चों, SQC1 के अंदर सर व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। इसे याद रखने के लिए हमने बोला था हील मी, ये हमारा एक निमोनिक था। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। जो सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल है उसमें क्या चीजें शामिल है सर, ये 6 चीजें शामिल हैं। H फॉर ह्यूमन रिसोर्स, E for ethical requirement, A for acceptance and continuance, L for leadership responsibility, M for monitoring से related policy procedure, E for engagement performance। ये 6 चीजें हैं हमारा सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल के एलिमेंट। वो क्या 6 एलिमेंट है? पहला HR, E for ethical requirement, A for acceptance and continuance, L for leadership, M for monitoring and E for engagement performance। इन पांचों को बच्चों, इन 6 की 6 कंसेप्ट को थोड़ा सा डिटेल में भी एक बार हमें समझना होगा। क्विकली मैं आपको गो थ्रू करता हूं। ये एक समरी चार्ट है, ये सब आपके पास है बच्चों, नहीं होगा तो तुरंत मुझसे ले लेना आप। तो ह्यूमन रिसोर्स को लेकर क्या पॉलिसी प्रोसीजर होंगे जिससे क्वालिटी कंट्रोल इंश्योर हो। सबसे पहले हम देखेंगे क्या हमारी टीम में सफिशिएंट पर्सनल है, क्या हमारी टीम के पास कैपेबिलिटी और कॉम्पिटेंस है। देखो बच्चों ह्यूमन रिसोर्स में तो यही बात होगी, क्या मेरे पास सफिशिएंट टीम है तो अनाड़ियों की है कि खिलाड़ियों की है, मतलब सर टीम की कैपेबिलिटी कॉम्पिटेंस कैसा है। अब मेरे को ऐसी पॉलिसी बनानी है जिससे मेरा ह्यूमन रिसोर्स सेटिस्फाइड रहे, ह्यूमन रिसोर्स अच्छा रहे। तो क्या क्या उस पॉलिसी का पार्ट होना चाहिए सर? उस पॉलिसी का पार्ट होना चाहिए रिक्रूटमेंट को लेकर पॉलिसी, करियर पाथ को लेकर पॉलिसी, उनके प्रमोशन को लेकर पॉलिसी, पर्सनल नीड्स को लेकर पॉलिसी, उनका कंपनसेशन एंड ट्रेनिंग। तो बच्चों ह्यूमन रिसोर्स, इनमें से क्वालिटी कंट्रोल के सारे एस्पेक्ट में से कोई एक एक्सप्लेन करना आने के बहुत बहुत चांसेस, तो हम पूरे 6 रिवाइज कर रहे हैं। पहला हमने बोला ह्यूमन रिसोर्स में क्या क्या देखना है? हमें देखना है पहला क्या सफिशिएंट पर्सनल है, दूसरा कॉम्पिटेंट एंड केपेबल टीम है, तीसरा सर ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी में ये चीजें होनी चाहिए। क्या क्या चीजें होनी चाहिए सर? उनकी रिक्रूटमेंट की पॉलिसी, करियर पाथ, कंपनसेशन, ट्रेनिंग नीड्स और पर्सनल नीड्स, ये सब होना चाहिए। दैट्स इट। दूसरे पर आते हैं बच्चों एथिकल रिक्वायरमेंट, जो भी हम पढ़कर भी आए थे। एथिकल रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है सर? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, स्किल एंड कॉम्पिटेंस एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। इन सब के बारे में हम जानते हैं। सिर्फ ये 2 में डिफरेंस याद रखिएगा बच्चों, इंटीग्रिटी का मतलब क्या है और ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है। इंटीग्रिटी मीन्स स्ट्रेट फॉरवर्ड बीइंग ऑनेस्ट, और ऑब्जेक्टिविटी मतलब विदाउट इन्फ्लुएंस ऑफ थर्ड पर्सन। ये आपको बच्चों एमसीक्यू में भी काम आ सकता है। तो एथिकल रिक्वायरमेंट में पहले ये 5 एथिकल रिक्वायरमेंट आ गई। फिर एडिशनली हम बात करते हैं हमेशा इंडिपेंडेंस की। इंडिपेंडेंस में क्या हमारी पॉलिसी होनी चाहिए सर? हमारे पास पॉलिसी होनी चाहिए जिससे हम टीम मेंबर्स का इंडिपेंडेंस ऑब्जर्व कर पाए, हम हमारे सारे पर्सनल इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट कंप्लाइड करते हैं, ये इंश्योर कर पाए। हम पॉलिसी के अंदर क्या क्या डालेंगे? हम डालेंगे सर कम्युनिकेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में, कि वो कैसे होगा, अगर कोई थ्रेट है तो वो कैसे आइडेंटिफाई होगी, उससे रिलेटेड क्या सेफगार्ड लिए जाएंगे, हमारे को इंडिपेंडेंस में कोई थ्रेट है तो नोटिफाई हो जाए और अप्रोप्रिएट एक्शन समय पर लिया जा सके। क्विकली रिवाइज करते हैं। एथिकल रिक्वायरमेंट में पहले हमारे पास 5 चीजें, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर, स्किल एंड कॉम्पिटेंस। फिर हमने बात की इंडिपेंडेंस हम ऑब्जर्व करेंगे। क्या करेंगे सर? हमारे पर्सनल इंडिपेंडेंस कंप्लाइड करते कि नहीं करते हैं, ये चेक करेंगे। ऐसी पॉलिसी बनाएंगे जिससे इंडिपेंडेंस का कम्युनिकेशन हो, थ्रेट हो तो आइडेंटिफाई हो जाए, अप्रोप्रिएट एक्शन ले लिए जाएं, उसके रिलेटेड सेफगार्ड ले लिए जाएं। दिस इज अबाउट एथिकल रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कंपोनेंट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल एट फर्म लेवल, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस। यहां पर याद रखने के लिए हमने हमारा निमोनिक बना रखा है आइस, यानी ठंडा ठंडा, कूल कूल, आइस।
आईज के अंदर हमने बात की, पहला आई फॉर इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी ऑफ की मैनेजर पर्सन एंड ओनर। अगर मुझे किसी क्लाइंट को एक्सेप्ट या कंटिन्यू करना है बच्चों, मुझे पहले देखना होगा कि की मैनेजर पर्सन और ओनर की इंटीग्रिटी क्या है। इंटीग्रिटी को अफेक्ट करने वाला एस्पेक्ट भी हम अलग से भी पढ़ेंगे। तो पहला इंटीग्रिटी, दूसरा सी फॉर कॉम्पिटेंस ऑफ, competence of our performance, our engagement team. E for ethical requirement satisfied by our engagement team. And S for significant matter observed in previous audit. इन चार चीजों के आधार पर हम डिसाइड करेंगे, हम इन चार चीजों के आधार पर डिसाइड करेंगे एक्सेप्ट और कंटिन्यू करना है या नहीं। यहां पर बच्चों एक ऑफ बिट क्वेश्चन, ये इंटीग्रिटी कैसे चेक की जाए, की मैनेजर पर्सन्स की, ओनर्स की इंटीग्रिटी कैसे चेक की जाए। बच्चों ये इंटीग्रिटी चेक करने के लिए हमारे पास कुछ पॉइंट हैं जिनसे हम चेक कर सकते हैं की मैनेजर पर्सन और ओनर्स की इंटीग्रिटी क्या क्या है। पहला सर हम देखेंगे कि कहीं हमारे की मैनेजर पर्सन या ओनर पर कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस तो नहीं है। दूसरा हम देखेंगे वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व तो नहीं है। हम रीजन पता करेंगे, व्हाई प्रीवियस ऑडिटर डिसकंटिन्यूड नॉट कंटिन्यूड। हम देखेंगे उनका एटीट्यूड क्या है टुवर्ड्स द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंप्लायंस, टुवर्ड द इंटरनल कंट्रोल एफिशिएंसी। हम देखेंगे क्या कोई वो रेस्ट्रिक्शन इंपोज करना चाहते हैं और उनका बिजनेस रेप्यूटेशन कैसा है। बच्चों ये एक ऑफ बीट क्वेश्चन होगा। अगर ये क्वेश्चन आता है व्हाट आर द फैक्टर्स ऑडिटर टू कंसीडर टू चेक द इंटीग्रिटी, टू चेक द इंटीग्रिटी ऑफ की मैनेजर पर्सन और ओनर, क्या क्या है हमने बोला। पहले देखेंगे क्या हमारे की मैनेजर पर्सन या ओनर मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व तो नहीं है। दूसरा उन पर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग तो नहीं चल रहा। सर वो कितना कितना उनका सीरियसनेस है, यानी क्या उनका एटीट्यूड है टुवर्ड्स कंप्लायंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, टुवर्ड्स द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। हम उनसे पूछेंगे व्हाट इज द रीजन फॉर डिसकंटिन्यूएंस ऑफ प्रीवियस ऑडिटर। हम उनका बिजनेस रेप्यूटेशन चेक करेंगे, उनके बिजनेस का नेचर समझेंगे। इन सब पॉइंट से हम डिसाइड करेंगे बच्चों इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट। तो हमने 3 पॉइंट पढ़े अभी तक। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कंपोनेंट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम ऑफ ए फर्म। हमने देख लिया ह्यूमन रिसोर्स, हमने देख लिया एथिकल रिक्वायरमेंट, फिर हमने बात की एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस यानी आईस, I for integrity of key managerial person, C for competence of engagement team, E for ethical requirements satisfied by engagement team, and S for significant matter observed in previous audit। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं बच्चों, लीडरशिप। लीडरशिप को लेकर एसक्यूसी कुछ पॉलिसी बनाएगा। क्या उस पॉलिसी के अंदर होगा, सर उस पॉलिसी में ऐसा लिखेंगे कि ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी इज अटमोस्ट थिंग। फिर एम्फेसिस होगा क्वालिटी के ऊपर। हम किसी पर्सन को जैसे एंगेजमेंट पार्टनर को व्हाइल डूइंग ऑडिट बोलेंगे कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लायंस ऑफ एथिकल रिक्वायरमेंट, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लायंस ऑफ दिस क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज। तो लीडरशिप के अंदर बच्चों 4 पॉइंट हम कंक्लूड करते हैं। पहला सर ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इंगेजमेंट पर्सन की टू कंप्लाई द क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज। देन उसे बहुत इम्फेसिस रखना होगा क्वालिटी पर, साथ ही साथ सर उसे इंश्योर करना होगा कंप्लायंस ऑफ एथिकल रिक्वायरमेंट, उसे इंश्योर करना होगा कंप्लायंस ऑफ फर्म की पॉलिसीज। साथ ही साथ वो ऐसा एटमॉस्फेयर बनाए कि उसकी टीम फियरलेसली अपने कंसर्न उनके सामने रख पाए। तो ये हमने पढ़ा बच्चों लीडरशिप रिक्वायरमेंट यानी हमारा नेता कैसा हो। फिफ्थ पॉइंट पर आते हैं मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग का मतलब एक्चुअल में क्या होता है। मॉनिटरिंग का मतलब होता है कि जिस तरह से हमने चीजें प्लान की थी क्या उसी तरह से हमारे डायरेक्टिव्स कैरिड आउट हो रहे हैं, उसी तरह से चीजें हो रही हैं। तो फर्म मॉनिटरिंग के लिए क्या पॉलिसी बनाए, देखिए तो फर्म पॉलिसी बनाएगी कि किस तरह से उनका क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम जो है वो काम करता है। तो वो चेक करेंगे मॉनिटरिंग के अंदर वेदर क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज आर एडिक्वेट, दे आर स्टिल रिलीवेंट, दे आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली।
क्या देखेंगे, मॉनिटरिंग के अंदर क्वालिटी कंट्रोल को लेके तीन चीजें हम चेक करने की पॉलिसी बनाएंगे। क्या चीज सर, क्या क्वालिटी कंट्रोल एडिक्वेट है, क्या क्वालिटी कंट्रोल आज भी रिलीवेंट है, और क्या वो इफेक्टिवली काम कर रहा है। सर ये कैसे किया जाएगा, तो इसके लिए हम एक ऑनगोइंग इवैल्यूएशन हो सकता है, यानी सतत रूप से लगातार हम चीजों को इवैल्यूएट करते रहें। दूसरा, एक अलग से सेपरेट इवैल्यूएशन, जो हमारे कंप्लीटेड एंगेजमेंट है उसमें से किसी एक एंगेजमेंट को सेलेक्ट किया और चेक कर लिया, ऐसा भी कर सकते हैं। तो इट कैन बी ए ऑनगोइंग इवैल्यूएशन टू चेक कंप्लायंस ऑफ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एंड बाय और ऑफ फर्म पॉलिसी। सर हम किसी कंप्लीटेड एंगेजमेंट को लेकर भी ये चेक कर सकते हैं। तो ये हमारी बात हुई मॉनिटरिंग की। लास्ट एस्पेक्ट, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, फर्म ऐसी पॉलिसी प्रोसीजर बनाएगी जिससे वो अपनी टीम के एंगेजमेंट के परफॉर्मेंस को इंश्योर करे। तो क्या किया जाए, वो पॉलिसी बनाएंगे कि सर हर एंगेजमेंट में टीम ब्रीफिंग होनी चाहिए, ब्रीफिंग टू टीम, सुपरविजन की पॉलिसी होनी चाहिए, रिव्यू की पॉलिसी होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन अच्छा होना चाहिए, अगर कोई पॉलिसी में चेंज हुआ है तो वो अपडेट होना चाहिए टीम को, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू को लेकर हमें सारे एस्पेक्ट कैप्चर करते हुए ऑडिट करना चाहिए। तो ये है बच्चों एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। एक बहुत यूनिक और डिफरेंट क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, इन छह में से कोई भी एक एलिमेंट को एक्सप्लेन करना। और अगर आसान क्वेश्चन बनाना हुआ तो वो आपको पूछेंगे व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, तो हम बोल देंगे हील मी, एच फॉर human resource, E for ethical requirement, A for acceptance and continuance, L for leadership, M for monitoring and E for engagement performance। ये बच्चों पूरा हमने देख लिया एसक्यूसी, ये सारी चीजें डिटेल में, आईस, इंटीग्रिटी, ये सब हमने बच्चों कवर कर लिया। अब ऐसे 220 की बात करें, ऐसे 220 अपनी सारी चीजों को ऐसे एसक्यूसी 1 से ही लिंक करके चलता है। तो ऐसे 220 में जो एक दो बातें अलग है, सिर्फ उन पर बात कर लेते हैं। जैसे अगर हमको लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रेफरेंस ऑफ ऐसे 220 पूछे, मतलब आपको ऐसा पूछे व्हाट आर द रोल ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर, what are the role of engagement partner in respect of leadership responsibility, तो हमने जो लीडरशिप की सारी क्वालिटी अभी पढ़ी उन सबको हम ऐसे 220 की लाइट में इस तरह से लिखेंगे, engagement partner shall ensure that he is responsible for overall quality. Engagement partner should emphasize on the quality control policy procedure of set by firm. He should emphasize the quality is utmost thing. ये सारे एस्पेक्ट हम यहाँ पर डाल देंगे। जो आपने एसक्यूसी में अभी पढ़ा क्वालिटी को लेकर, वो सब एंगेजमेंट पार्टनर करेगा। इस तरह से ये बातें यहाँ पर लिख दी जाएंगी। तो वो बन जाएगा बच्चों ऐसे 220। मैं एक बार रीड करता हूं साथ में आपके, आप इसको कवर कीजिए। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ते हैं। एंगेजमेंट पार्टनर टू इंश्योर क्या क्या, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल क्वालिटी, ही शुड इम्फेसाइज ऑन ऑडिट क्वालिटी, ही शुड इम्फेसाइज इंपॉर्टेंस। अब क्या क्या यहां पर बोलते हैं देखिए, वर्क एज पर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड हो, लीगल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो, फर्म की क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज के अकॉर्डिंग हो, हमारी रिपोर्ट सिचुएशन में अप्रोप्रिएट हो, और हमारी टीम फियरलेसली कंसर्न रेज कर पाए। तो जो आपने एसक्यूसी में पढ़ा वो ही ऐसे 220 में एंगेजमेंट पार्टनर पर लागू होगा। सो अब हमने इसी के साथ चैप्टर 11 भी बच्चों पूरी तरह से कवर कर लिया। तो हमारा चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 11, ये 3 चैप्टर हमने एग्जॉस्टिवली रिवाइज कर लिए। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 6 विच इज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। चैप्टर नंबर 6 विच इज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है आपको पता है, रिकॉर्ड्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड एंड कंक्लूजन रीच्ड। ठीक है, अब इसके अंदर आते हैं यहाँ पर कि सर मेन पर्पस क्या है।
हमारे को ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के मेन पर्पस या फिर एडिशनल पर्पस, इन दोनों पर बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो मेन पर्पस या ऑब्जेक्टिव क्या है सर? मेन ऑब्जेक्टिव है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन गिव्स बेसिस फॉर ऑडिट ओपिनियन। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन गिव्स बेसिस फॉर ऑडिट ओपिनियन। और क्या देता है सर? इट गिव्स एविडेंस दैट ऑडिट वाज प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड। ऑडिट वाज प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड एज पर द लॉ एंड रेगुलेशन। ये दोनों हैं बच्चों हमारे कोर पर्पस, मेन पर्पस। अगर क्वेश्चन में मेन पर्पस, मेन ऑब्जेक्टिव, कोर पर्पस ऐसा वर्ड यूज किया जाए तो ये दोनों को ही एक्सप्लेन करना है। क्या है दोनों सर? मेन, दिस इज इट गिव्स बेसिस फॉर ऑडिट ओपिनियन, इट गिव्स बेसिस फॉर ऑडिट ओपिनियन। दूसरा सर, इट इज एन एविडेंस दैट ऑडिट वाज प्लान and performed in accordance in compliance with essays and law and regulation। ठीक है, अदर पर्पस या अदर बेनिफिट्स क्या हैं सर? इट असिस्ट एंगेजमेंट टीम, किस चीज में सर? ऑडिट को प्लान करने में एज वेल एज ऑडिट को परफॉर्म करने में। दूसरा सर, ये असिस्ट करेगा एंगेजमेंट टीम को डायरेक्ट करने में, सुपरवाइज करने में। सर, ये टीम को अपने काम के प्रति अकाउंटेबल बना देगा। सर, दिस विल गिव अस बेनिफिट फॉर द फ्यूचर ऑडिट्स। देन इट ऑल्सो इनेबल द क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। इट हेल्प अस इन केस ऑफ एक्सटर्नल इंस्पेक्शन। ये बहुत आसान अदर पर्पसेस, ये आप तैयार कर लेंगे। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर जो हैं ऐसे 230 से। पहला हमारा यहाँ पर एक सेंटेंस है फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। हमें एक सेंटेंस दिया जा सकता है सर, ऑडिटर शेल प्रिपेयर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिटर शेल प्रिपेयर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इन सच मैनर that an experienced auditor will understand what are the aspects which affect form content and extent। समझते हैं बच्चों। देखिए, ऑडिटर को कितना डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन अगर हमें है तो हम सबसे पहले बोलेंगे सर, ऑडिटर शेल डॉक्यूमेंट, ऑडिटर शेल डॉक्यूमेंट इन सच मैनर दैट an experienced auditor not having any previous connection for this audit can understand below। क्या क्या समझ जाए? वो पहला सर, वो समझ जाए NTE ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। सर, वो समझ जाए रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर एंड ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड। और वो समझ जाए सिग्निफिकेंट मैटर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग ऑडिट। तीन चीजें, क्या तीन चीजें समझ जाए? पहला सर, NTE ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। दूसरा सर, रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर एंड ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन। तीसरा, ऑल द सिग्निफिकेंट मैटर अराइज्ड इन द ऑडिट। ये सारी बातें वो समझ जाए, इस तरह से डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए। ऑडिटर शेल ऑल्सो डॉक्यूमेंट, ये तो हमने बात की मेन चीजों की। शेल ऑल्सो डॉक्यूमेंट, क्या डॉक्यूमेंट करें सर? हमने क्या स्पेसिफिक आइटम और मैटर टेस्ट किया। हु हैज परफॉर्म्ड, द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ दैट वर्क। सर, हमने क्या आइटम पर ऑडिट प्रोसीजर लगाए। हु हैज परफॉर्म, किसने किया, कब कंप्लीट किया। एंड हु रिव्यूड द वर्क, ये भी हमारे डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट होगा। देन थर्ड पॉइंट, ऑडिटर टू डॉक्यूमेंट सिग्निफिकेंट मैटर। सर, ऑडिटर को सारे सिग्निफिकेंट मैटर डॉक्यूमेंट करना चाहिए। क्या डॉक्यूमेंट करना है सिग्निफिकेंट मैटर में? सर, तीन बातें। वो मैटर क्या है, किसके साथ डिस्कस हुआ, कब डिस्कस हुआ। ऑडिटर टू डॉक्यूमेंट सिग्निफिकेंट मैटर, व्हाट इज दैट मैटर, विद whom we have discussed and when we have discussed। एंड लास्ट थिंग इज इनकंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन। बच्चों, हमने 4 पॉइंट पढ़े। ऑडिटर टू डॉक्यूमेंट दीज 3, या हम ऐसा बोलें फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या है। सर, फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में पहला सेंटेंस, वी शुड डू ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इन सच मैनर, इन सच मैनर, in such manner that an experienced auditor not having any previous connection with audit can understand these 3 things: NTE of audit procedure performed, result of audit procedure and audit evidence obtained, and all the significant matter arise during the
ऑडिट, ये सबको हमें डॉक्यूमेंट करना है और वो समझ जाए। सर फिर हमें ऑल्सो डॉक्यूमेंट करना है, वी शैल ऑल्सो डॉक्यूमेंट, क्या सर? द मैटर और आइटम टेस्टेड, द मैटर और आइटम टेस्टेड, हु परफॉर्म, डेट एंड थर्ड हु रिव्यूड। नेक्स्ट हमने बोला सिग्निफिकेंट मैटर डॉक्यूमेंट करना है। क्या डॉक्यूमेंट करना है सर? मैटर क्या है, किससे डिस्कस हुआ, कब डिस्कस हुआ, एंड लास्ट इनकंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन। तो ये सारे एस्पेक्ट हैं बच्चों जो एक ऑडिटर को डॉक्यूमेंट करने हैं। दीज आर द फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। दूसरा एक सिमिलर क्वेश्चन यहां पर बनता है, मैटर्स अफेक्टिंग फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट। बहुत बहुत ध्यान से बच्चों ये चीज देखना कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, सिर्फ ये बोलता है what are the form, content and extent of documentation, तो आपको ये चारों पॉइंट लिखना है। अगर ऐसा बोलता है कि सर ये फॉर्म, कंटेंट और एक्सटेंट किन मैटर्स से अफेक्ट होता है, कौन कौन से पहलू हैं जो इसको प्रभावित करते हैं, तो फिर हमें ये वाली चीज देखनी है। यहां पर फिर से वही दो रेड ग्रेवी वाले पॉइंट हमारे, पहला साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, दूसरा आइडेंटिफाइड आरएमएम। इन सब से हमारा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का एक्सटेंट अफेक्ट होगा, फॉर्म अफेक्ट होगा। सो मैटर्स अफेक्टिंग फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट के अंदर हमने पॉइंट कवर किए, पहला साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, दूसरा नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, तीसरा आइडेंटिफाइड आरएमएम, फोर्थ सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट एविडेंस, जो हमने ऑडिट एविडेंस लिया है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, फोर्थ नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्शन, जो एक्सेप्शन मिल रहे हैं उनका नेचर क्या है, कितने ज्यादा मिल रहे हैं, कम मिल रहे हैं या ज्यादा मिल रहे हैं, ज्यादा मिल रहे हैं तो ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन होगा। देन ऑडिट मेथडोलॉजी एंड टूल्स यूज, जो हमने ऑडिट के अंदर मेथडोलॉजी और टूल्स यूज किए हैं उनसे भी मेरा डॉक्यूमेंटेशन का नेचर और एक्सटेंट अफेक्ट होगा। तो बच्चों दो क्वेश्चन, दोनों में डिफरेंस कीजिए। सबसे पहले अगर आपको वो सेंटेंस देते हैं कि हमें इतना डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए, इतना डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए कि एक एक्सपीरियंस ऑडिटर उसे समझ जाए, तो हमें वो सारे एस्पेक्ट लिखने हैं। क्या एस्पेक्ट लिखने हैं बच्चों? ये वाले। हम एंटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन, सिग्निफिकेंट मैटर, इनको डॉक्यूमेंट करेंगे। जिन आइटम्स को टेस्ट किया है उनको डॉक्यूमेंट करेंगे, उनको हमने कब टेस्ट किया है ये बात डॉक्यूमेंट करेंगे, हम सिग्निफिकेंट मैटर को डॉक्यूमेंट करेंगे, हम इनकंसिस्टेंसीज को डॉक्यूमेंट करेंगे। पर इन्हें कितना कितना डॉक्यूमेंट करना है, दैट मीन्स द फैक्टर्स अफेक्टिंग, that means द फैक्टर्स अफेक्टिंग, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मेरे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का कंटेंट एक्सटेंट को प्रभावित करेंगे, वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैटर्स पूछ रहे हैं, फैक्टर्स पूछ रहे हैं। तो फिर हमारे कॉमन ग्रेवी वाले पॉइंट, पहला सर साइज ऑफ द एंटिटी, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी एंड लेवल ऑफ आरएमएम, दूसरा नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन, नेचर ऑफ and extent of exception identified and audit methodology and tools used। ये बच्चों दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, अच्छे से तैयार कीजिए। तीसरी चीज पर आते हैं बच्चों, असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन, बहुत आसान सा टॉपिक, असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल। यहां पर बच्चों दो तीन टाइमलाइंस भी हैं जो हमारे एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू के लिए हमको क्या बोलते हैं, पहला हमें सर असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल्स कितने दिन में कर लेना चाहिए, हमने बोला मैक्सिमम 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। दूसरा सर हमें ये डॉक्यूमेंट को कब तक रिटेन या संभाल कर रखना चाहिए, हमने बोला मिनिमम 7 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। तो दो बातें, पहला सर असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल कब तक होनी चाहिए, मैक्सिमम 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। दूसरा सर हमें रिटेंशन कितना करना चाहिए, मिनिमम 7 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल में अब एक और क्वेश्चन हमारा जो बनता है बच्चों, दैट इज
क्या एट द टाइम ऑफ असेंबली ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, एट द टाइम ऑफ असेंबली ऑफ डॉक्यूमेंटेशन वेदर वी कैन मेड सर्टेन चेंजेस, यस वी कैन मेड सर्टेन चेंजेस, या कंसेप्ट ऑफ असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल। इसको क्विकली रिवाइज करते हैं। सर असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है जो हमें मैक्सिमम 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में कंप्लीट करना चाहिए। सर इस लेवल पर कोई नया ऑडिट प्रोसीजर नहीं लगेगा, नो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर टू अप्लाइड, बट certain changes in documentation, certain changes in documentation which are of administrative nature can be made। वो क्या चेंजेस हैं बच्चों? पहला, डिलीट, डिस्कार्ड और सुपरसीड द डॉक्यूमेंट। हम डॉक्यूमेंट को डिलीट कर सकते हैं, डिस्कार्ड कर सकते हैं, सुपरसीड कर सकते हैं। देन दूसरा, सॉर्टिंग, कॉलेटिंग और क्रॉस रेफरेंसिंग। हम डॉक्यूमेंट्स को सॉर्ट कर सकते हैं, आपस में कॉलेट कर सकते हैं और क्रॉस रेफरेंसिंग एक दूसरे से कर सकते हैं। साइन ऑफ चेकलिस्ट, जो सारी चेकलिस्ट मेरी टीम भरकर लाई है उन सब का हम साइनिंग ऑफ कर सकते हैं। फोर्थ, डॉक्यूमेंटिंग ऑडिट एविडेंस, जो ऑडिट एविडेंस हमारी टीम से डिस्कशन के दौरान हमें मिले हैं हम उन सब का डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। सो दीज आर द चेंजेस can be done at the time of assembly of file. These are the changes in audit documentation that can be done at the time of assembly of audit file. Then बच्चों दो और क्वेश्चन है यहाँ पर, मैंने जब पढ़ाया तब भी बोला वेरी इंपॉर्टेंट, अभी भी मैं बोलता हूं, डॉक्यूमेंटिंग सिग्निफिकेंट मैटर एंड डॉक्यूमेंटिंग सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट। दो कंसेप्ट है बच्चों, क्या? एक डॉक्यूमेंटिंग सिग्निफिकेंट मैटर, दूसरा डॉक्यूमेंटिंग सिग्निफिकेंट जजमेंट। क्या क्या है इनके अंदर बात करते हैं। सिग्निफिकेंट मैटर्स के अंदर हम क्या डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं इस बात को एग्जाम्पल से समझाना है। पहला, सर हम डॉक्यूमेंट करेंगे रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, ये हम एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। ऐसे सिग्निफिकेंट मैटर हम उसके एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं जो हम डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं। ये वाला जल्दी गर्म हो जाता है और अभी डिस्चार्ज कर देगा पूरा। तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर, एग्जाम्पल ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर। हमारा क्या हेडिंग है? हमने बोला डॉक्यूमेंटिंग सिग्निफिकेंट मैटर। अभी हम पढ़ के आए क्या डॉक्यूमेंट करना चाहिए, वो मैटर क्या है, किससे डिस्कस हुआ, कब डिस्कस हुआ। नाउ गिव अस एग्जाम्पल ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर विच वी शुड डॉक्यूमेंट। एग्जाम्पल, पहला, रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। हम ने ऑडिट प्रोसीजर लगाए, उससे जो रिजल्ट आए उससे सर ये पता चलता है दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटीरियली मिसस्टेटेड, या सर ये हो गया कि हमारा आरएमएम का एस्टिमेशन रिवाइज हो गया, ये तो सिग्निफिकेंट मैटर है, इसे हमें डॉक्यूमेंट करना होगा। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? डॉक्यूमेंटिंग सिग्निफिकेंट मैटर के लिए एग्जाम्पल, वो कौन से सिग्निफिकेंट मैटर है जिन्हें डॉक्यूमेंट करना होगा। तो हमारे पास 3 एग्जाम्पल हमने लिखे हैं जिसके सामने हम आगे उसका एक्सप्लेनेशन भी बता रहे हैं। पहला, सर रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर which results into the conclusion that financial statement are materially misstated. Sir, result of audit procedure which results into the revision in the evaluation or assessment of RMM। हो गया सिग्निफिकेंट मैटर, डॉक्यूमेंट करना होगा। दूसरा, circumstances ऐसी which give significant difficulties in audit। बच्चों जब हम स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग ऐसे 260 पढ़ते हैं, वहां हमने बात की थी कम्युनिकेशन टू TCWG, वहां पर भी हम सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज एनकाउंटर ड्यूरिंग द ऑडिट दोज चार्ज विद गवर्नेंस को बताते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट करना पड़ेगी। यस, सो वी विल डॉक्यूमेंट ऑल द सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज एनकाउंटर ड्यूरिंग द ऑडिट, दे आर सिग्निफिकेंट मैटर। थर्ड, फाइंडिंग रिजल्ट्स इन, सर हमें कुछ ऑडिट में ऐसी फाइंडिंग मिली हैं विच रिजल्ट्स इनटू ईदर द मॉडिफिकेशन इन द ऑडिट ओपिनियन और
emphasis on matter para। अगर ऐसा है तो यहां पर भी ये होगा सर एग्जाम्पल ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर। क्विकली फिर से रिवाइज करता हूं बच्चों, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। Give example of significant matters which auditor should document। तो पहला सर ऐसे कुछ प्रोसीजर, रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर हमने लगाए जिससे ये इवेल्यूशन आया फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटेड, या जिससे ऐसा रिजल्ट आया दैट आरएमएम का रिवीजन, आरएमएम का लेवल हमको रिवाइज हो गया, तो यह है सिग्निफिकेंट मैटर। दूसरा सर्कमस्टांसेस विच गिव सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज इन ऑडिट, वो आप डॉक्यूमेंट कीजिए। तीसरा सर ऐसी ऑडिट फाइंडिंग विच रिजल्ट्स इनटू मॉडिफाइंग द ओपिनियन और गिविंग एम्फेसिस ऑन मैटर पैरा इन द ऑडिट ओपिनियन, यह है एग्जांपल ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स। ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। दूसरा एस्पेक्ट देख रहे हैं एक और, वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, डॉक्यूमेंटिंग सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट। हम ऑडिट करते समय बच्चों बहुत सारे प्रोफेशनल जजमेंट लेते हैं, जैसे मटीरियलिटी तय करना, SAEE ऑफ ऑडिट एविडेंस तय करना। अब यहां पर बात हो रही है बच्चों कि कौन से सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट्स को हमें डॉक्यूमेंट करना चाहिए, उनके एग्जाम्पल दीजिए। कौन कौन से सिग्निफिकेंट ऐसे प्रोफेशनल जजमेंट हैं जिन्हें हमें डॉक्यूमेंट करना चाहिए? देखते हैं पहला, The matters and judgment are significant when the rationale for auditor's conclusion। हम किसी एक रिक्वायरमेंट है एक्ट की जिसे हमें चेक करना ही है, जैसे कारो हो गया 143 हमारा सेक्शन हो गया ऑडिट रिपोर्ट वाला 143 सब सेक्शन 1, इनके सारे पॉइंट को हमें चेक करना ही है। तो there are certain requirement which auditor shall consider। सर अब इन रिक्वायरमेंट को कंसीडर करके मुझे क्या करना होता है, रिपोर्ट देना होता है, तो इसे हम बात कर रहे हैं डॉक्यूमेंट कर लीजिए। जैसे पहला केस सर, रेशनल फॉर ऑडिटर्स कंक्लूजन व्हेन ऑडिटर शैल कंसीडर सर्टेन इंफॉर्मेशन। आपको याद होगा हमने पढ़ा था जब बच्चों एग्जांपल लिया था 143 सबसेक्शन 1 हमें बोलता है ऑडिटर टू चेक कंपनी ने कोई लोन और एडवांसेस दिए हैं, क्या वो एडिक्वेट सिक्योरिटी के अगेंस्ट में है या नहीं। अब ये एडिक्वेसी ऑफ सिक्योरिटी इज ए प्रोफेशनल जजमेंट, क्या इसे देखना ही था? यस सर, 143 सबसेक्शन 1 बोलता है रिपोर्ट करो, देखना ही था। इसीलिए हमने क्या बोला, रेशनल फॉर ऑडिटर कंक्लूजन रिगार्डिंग सर्टेन रिक्वायरमेंट विच ऑडिटर शैल कंसीडर, तो ये हो गया एग्जांपल ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। क्या? रेशनल फॉर ऑडिटर कंक्लूजन व्हेन सर्टेन इंफॉर्मेशन ऑडिटर शैल कंसीडर। दूसरा पॉइंट, बेसिस फॉर ऑडिटर्स कंक्लूजन। क्या चीज का बेसिस? सर रिगार्डिंग रीजनेबलनेस ऑफ सब्जेक्टिव एरियाज। याद कीजिए बच्चों, वारंटी का प्रोविजन, सेकंड प्रोविजन फॉर पेंडिंग लिटिगेशन। बच्चों गोइंग कंसर्न की बात, बहुत सारे सब्जेक्टिव डिसीजन हो सकते हैं। सब्जेक्टिव डिसीजन के ऊपर अगर ऑडिटर कुछ कंक्लूजन ले रहा है कि यस मेरे अकॉर्डिंग ये वारंटी का प्रोविजन इन इन रीजन से सही है, मेरे अकॉर्डिंग लिटिगेशन का प्रोविजन इन इन रीजन से सही है, मैंने लीगल काउंसिल से बात की, इस बात को डॉक्यूमेंट कीजिए। सो बेसिस फॉर ऑडिटर्स कंक्लूजन रिगार्डिंग रीजनेबलनेस ऑफ सब्जेक्टिव एरियाज। थर्ड, बेसिस फॉर ऑडिटर्स कंक्लूजन रिगार्डिंग ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट। आपको अगर कोई डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी पर डाउट है, आपने उसके लिए कुछ और एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल जजमेंट, यू शुड डॉक्यूमेंट। तो प्रोफेशनल जजमेंट के 3 एग्जांपल। पहला हमने बोला बच्चों, रेशनल फॉर द ऑडिटर्स कंक्लूजन व्हेन सर्टेन इंफॉर्मेशन ऑडिटर शैल कंसीडर। दूसरा पॉइंट, बेसिस फॉर ऑडिटर्स कंक्लूजन रिगार्डिंग रीजनेबलनेस ऑफ सब्जेक्टिव एरियाज। एंड तीसरा, बेसिस फॉर ऑडिटर्स कंक्लूजन रिगार्डिंग ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। बच्चों ये 2 क्वेश्चन ऑफ बीट क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। एग्जाम्पल ऑफ प्रोफेशनल judgment which auditor to document and example of significant matter auditor should document।
चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक छोटा सा क्वेश्चन, कंप्लीशन मेमोरेंडम 3 मार्क्स में कभी आ जाए। क्या होता है कंप्लीशन मेमोरेंडम? सर इट इज ए समरी ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर एंड हाउ दे आर एड्रेस। इट इज ए समरी ऑफ ऑल द सिग्निफिकेंट मैटर आइडेंटिफाइड इन ऑडिट एंड हाउ दे वर एड्रेस। बस इतना सही है बच्चों, दैट्स इट। ये हमने बच्चों पूरा चैप्टर 4 भी कवर कर लिया। कौन कौन सा चैप्टर कवर हो गए? चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 11 और लास्ट में चैप्टर नंबर 6। ये 4 चैप्टर हमने बच्चों पूरी तरह से कवर कर लिए। अब एक छोटा सा टॉपिक और हम लेना चाहते हैं बच्चों, चैप्टर नंबर 3 से। चैप्टर नंबर 3 से एक छोटा सा टॉपिक ले रहे हैं हम, दैट इज जो आपका हमेशा एक पेन एरिया रहा है, बच्चों को हमेशा ये एरिया परेशान करता है, इसीलिए इसको हम कवर कर रहे हैं, इंटरनल कंट्रोल एंड टीओसी टीओडी। चैप्टर 3 में दिया है बच्चों, चैप्टर नंबर 3 एक बड़ा चैप्टर, 80 पेज का चैप्टर मॉड्यूल में आपके। इसको हमको अच्छे से तैयार करना है। वहां पर क्या क्या दिया है बच्चों? वहां ऐसे 315 दिया है, ऐसे 320 दिया है, इंटरनल कंट्रोल दिया है, टीओसी टीओडी दिया है और ऑडिट इन केस ऑफ आईटी इन्वायरमेंट भी दिया है। ये हम सब कवर करेंगे बच्चों रिवीजन में भी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। तो इंटरनल कंट्रोल की बात करते हैं। सबसे पहले इंटरनल कंट्रोल का मीनिंग क्या होता है? इंटरनल कंट्रोल मीन्स all the policy procedure established by those charged with governance, management or responsible person to ensure to obtain a reasonable assurance that entity will achieve its objective regarding cares। cares में हमने बोला compliance of law and regulation, adherence of management instruction, reliable financial reporting, efficient operation and safeguard of asset। ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं, क्विकली मैंने खत्म किया। ये है हमारा पेन एरिया, यहां हम बात करते हैं। हमको बार बार एग्जाम में कोई एक कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल पूछ लेते हैं और बोलते हैं इसको समझाओ, और ये है बच्चों आपको पता है भयानक थ्योरी। तो कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इसको अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं बच्चों क्विकली। पहला हमारा कंपोनेंट है कंट्रोल एनवायरनमेंट। कंट्रोल एनवायरनमेंट को कैसे याद रखें? चलिए, कंट्रोल एनवायरनमेंट के लिए हमने बोला सर जैम ट्रिपल ए कंसेप्ट, जैम ट्रिपल ए कंसेप्ट। सर कंट्रोल एनवायरनमेंट एक जैम कंसेप्ट है, मतलब ये एक गवर्नेंस का फंक्शन है सर, ये एथिकल वैल्यूज की बात करता है सर, ये मैनेजमेंट का फंक्शनिंग स्टाइल बताता है। जैम कंसेप्ट है सर, ये गवर्नेंस मैकेनिज्म बताता है, एथिकल वैल्यूज डिफाइन करता है सर, ये मैनेजमेंट का फंक्शनिंग स्टाइल बताता है। ट्रिपल ए कंसेप्ट है सर, क्या बताता है सर? एटीट्यूड, अवेयरनेस और एक्शन ऑफ मैनेजमेंट। एटीट्यूड, अवेयरनेस एंड एक्शन ऑफ मैनेजमेंट। क्या फायदा होता है सर इससे? इट सेट्स द टोन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स पीपल। सर ये ऑर्गेनाइजेशन के लोगों का एक बिहेवियर सेट कर देगा। इट सेट्स द टोन ऑफ एंटिटी एंड इट्स पीपल। ये हो गया हमारा कंट्रोल एनवायरनमेंट। इसे कैसे याद रखें बच्चों? इसे कैसे याद रखें? इसमें क्या क्या शामिल होता है? हमने कंसेप्ट को याद रखने के लिए बोला था बस, पोहा विद डबल चटनी, सीसी पोहा विद डबल चटनी। क्या क्या है पढ़ते हैं फटाफट। सर पी फॉर पार्टिसिपेशन बाय दोज चार्ज विद गवर्नेंस। हम बात कर रहे हैं कि इंटरनल कंट्रोल के कंपोनेंट कंट्रोल एनवायरनमेंट में क्या क्या शामिल होता है। तो कंट्रोल एनवायरनमेंट में बच्चों शामिल होता है पहली चीज पार्टिसिपेशन बाय दोज चार्ज विद गवर्नेंस, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, एच फॉर ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड पॉलिसी, ए फॉर असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब 2 C बच्चे बच्चों, पहला है कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस एंड नेक्स्ट है कम्युनिकेशन ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यू। तो बच्चों ऐसा कोई एक एलिमेंट आ जाएगा कंट्रोल एनवायरनमेंट को एक्सप्लेन करना, क्या बोलेंगे सर? जैम कंसेप्ट है, मतलब गवर्नेंस का फंक्शन है, एथिकल वैल्यूज का है सर, मैनेजमेंट के एक्शन अप्रोच, मैनेजमेंट की फंक्शनिंग स्टाइल बताता है सर, ट्रिपल ए कंसेप्ट है सर, मैनेजमेंट के एटीट्यूड, अवेयरनेस और एक्शन को बताता है सर। इससे क्या होता है? इससे सेट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन का थीम,
और इसके लोगों का बिहेवियर इससे सेट हो जाता है। इसमें क्या क्या शामिल है सर? इसमें पोहा और डबल चटनी शामिल है। पोहा, पी फॉर पार्टिसिपेशन बाय टीसीडब्ल्यूजी, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, एच फॉर ह्यूमन रिसोर्स की पॉलिसी, ए फॉर असाइनमेंट की पॉलिसी, सी फॉर कमिटमेंट ऑफ दोज चार्ज विद गवर्नेंस, एंड सी अगेन इज कम्युनिकेशन ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज। ये बच्चों हुआ कंट्रोल एनवायरनमेंट, सबसे ज्यादा बार पूछी हुई चीज। देन आते हैं बच्चों सेकंड कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, रिस्क असेसमेंट। जैसा इसका नाम है रिस्क असेसमेंट, क्या करेंगे? रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे, असेस करेंगे, कंट्रोल सोचेंगे। In this, the objective of risk assessment is identify significant risk, design the control activities, क्या क्या कर रहे हैं इसके अंदर? सर, it includes business risk, it includes significance, it includes likelihood assessment and action to address। रिस्क असेसमेंट में चार चीजें करी, बिजनेस रिस्क को सोचा, सिग्निफिकेंस सोचा, उसके लाइकलीहुड होने की फ्रीक्वेंसी या लाइकलीहुड क्या है, एंड फोर्थ, उसको लेकर क्या कंट्रोल प्लान किए जा सकते हैं। दैट इज रिस्क असेसमेंट। फिर आते हैं बच्चों कंट्रोल एक्टिविटीज। कंट्रोल एक्टिविटीज जैसा इसका नाम है, जो हमने रिस्क सोची उसको लेकर हमने एक कंट्रोल डिजाइन किया। पढ़ते हैं क्या है सर? वो सारे पॉलिसी प्रोसीजर जो इंश्योर कर देंगे कि मैनेजमेंट का डायरेक्टिव कैरिड आउट हो रहा है, मैनेजमेंट का डायरेक्टिव कैरिड आउट हो रहा है। हमारी ऑडिट को लेकर कौन कौन सी कंट्रोल एक्टिविटीज रिलेटेड हो सकती हैं? जैसे पहला सर, ऑथोराइजेशन होना चाहिए, हर चीज का ऑथोराइजेशन होना चाहिए, जनरल या स्पेशल। परफॉर्मेंस रिव्यू होना चाहिए, बजट वर्सेस एक्चुअल, परफॉर्मेंस रिव्यू होना चाहिए, बजट वर्सेस एक्चुअल। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होना चाहिए, सर एक ही ट्रांजेक्शन को एक ही व्यक्ति इंसेप्शन से कंक्लूजन तक कंप्लीट ना कर पाए। फिजिकल कंट्रोल होना चाहिए असेट पर, और अगर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है तो वो एक्यूरेट होना चाहिए, सिस्टम के चेंजेस कंट्रोल होने चाहिए। ये सब है बच्चों कंट्रोल एक्टिविटीज। फोर्थ कंपोनेंट है हमारा मॉनिटरिंग। किसके कंपोनेंट पढ़ रहे हैं? इंटरनल कंट्रोल के। फोर्थ कंपोनेंट मॉनिटरिंग, उसका पर्पस क्या होता है? ये चेक करना कि क्या जो कंट्रोल हमने डिजाइन किए हैं वो आज भी उतने इफेक्टिव हैं। इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल टू चेक अंडर मॉनिटरिंग। इसको कैसे करते हैं? अभी हमने एसक्यूसी में भी ये बात की थी बच्चों, जब मॉनिटरिंग आया था। मॉनिटरिंग में हम क्या देखते हैं सर? ये ऑनगोइंग कंसिडरेशन होता है, एक सेपरेट इवैल्यूएशन भी हो सकता है सर, एक्सटर्नल पर्सन से भी कराया जा सकता है, एंड इट इज एन मैनेजमेंट असेसमेंट। ये हो गई बच्चों बात मॉनिटरिंग की। लास्ट कंपोनेंट है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। इसके अंदर क्या क्या शामिल होगा? इसमें हमारा मेन पर्पस है, इस सिस्टम का मेन पर्पस क्या है कि जितनी भी रिलीवेंट इंफॉर्मेशन है वो मैनेजमेंट, दोज चार्ज विद गवर्नेंस और एम्प्लॉय या नीचे तक के लेवल पर फ्रीली कम्युनिकेट हो पाए। तो इसका ऑब्जेक्टिव all the relevant information to be captured within time frame in prescribed form and to be communicated। जैसा इसका नाम है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, ऑल द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन टू बी कैप्चर्ड टाइमली इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एंड टू बी कम्युनिकेटेड। ठीक है, इसमें क्या शामिल होगा सर? इसमें शामिल होंगी 5 चीजें: हार्डवेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर, डेटा, प्रोसेस, पीपल। हार्डवेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सॉफ्टवेयर, डेटा, प्रोसेस और पीपल, इन सब से बन जाएगा हमारा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। बच्चों में बहुत ही इजी तरीके से पांचों चीजों को हमने पढ़ा। ये पांचों कंपोनेंट बहुत थ्योरी है, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। कोई एक 4 मार्क्स में हमको पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो हमारे रिवीजन का ये फर्स्ट पार्ट जो है ये हम आज यहीं पे रोक रहे हैं। इसे कंटिन्यू करेंगे कल वापस से, और चैप्टर नंबर 3 एंटायर चैप्टर नंबर 3 हम कवर करेंगे। उसके बाद हम कवर करेंगे ऑडिट ऑफ स्पेशल एंटिटीज, और हम चैप्टर कवर करेंगे ऑडिट एविडेंस वाला। ये सब हम कल के वीडियो में फिर से देखेंगे बच्चों। कीप डूइंग योर स्टडी, गुड लक एंड विश यू ऑल द बेस्ट।